হ্যাঁ স্যার হয়েছে। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, अच्छा देखो, तो बेसिकली आज का जो डिस्कशन है ये बिजनेस कमर्शियल नॉलेज एज वेल एज बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। मैंने जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम देंगे उनका बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, जो लोग सीएस के एग्जाम में बैठेगा उनको बिजनेस एनवायरनमेंट, अलग अलग नाम से बोलते हैं सर, बात वही है घुमा फिरा के। और जिनका एग्जाम बाद में है, जैसे सीए का जो लोग न्यू सिलेबस में दोगे उनका इंडियन इकोनॉमी का पार्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज। बाकी और भी चीजें हैं, इंडियन इकोनॉमी बहुत बड़ा चीज है, ठीक है। ये बस कॉन्सेप्चुअल लेवल में इंडियन इकोनॉमी न्यू सिलेबस वालों के लिए। जो एग्जिस्टिंग सिलेबस वाले हैं इनके लिए तो बस सिंपल नाम है बिजनेस एंड कमर्शियल, ठीक है। अच्छा चलो, इसमें स्क्रीन शेयर है सर। आज का ना एक फ्रेश टॉपिक होगा, इसका नाम है, मैं सबको नोट शेयर किया था, देखो उसमें एक टॉपिक मिलेगा चैप्टर 4 के अंदर, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ, मिला है। देखो तो वो गेरुआ कलर का जो पीडीएफ था उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ, पेज नंबर। अच्छा बाकी ऑनलाइन में जो लोग हैं उनको मिला है, देखो तो उनको हाँ स्क्रीन सर दिख रहा है। है। पेज हाँ नंबर सर। पीडीएफ में कितना नंबर पेज है रे? पीडीएफ में दिख क्यों नहीं रहा है? मिल गया? नहीं मिल, वही तो मैं बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट, हाँ चैप्टर 4 गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ, मिला, ठीक है। तो इससे पहले वाला जो बिजनेस एनवायरनमेंट का क्लास था बिजनेस का, उसमें हम लोग ये बात कर रहे थे कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या चीज है ना। उसमें दो टॉपिक, 2 दिन क्लास हुआ, काफी डिटेल्स में बात हुआ। सुमित के हिसाब से काफी इंटेंस हो जाता है, पता नहीं क्या इंटेंस, ठीक है, ये वाला इंटेंस नहीं होता, ठीक है। अच्छा आज का क्लास का मेन टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस। इसमें मैं 2 टॉपिक एक साथ मेंटेन करूंगा, तुम लोग पीडीएफ ओपन करके रख सकते हो अपने लैपटॉप में या पीडीएफ में। इंडियन इकोनॉमी का जो पीडीएफ मैंने दिया था ना उसको भी साइड बाय साइड ओपन रखना, ठीक है। तो एक्चुअली क्यों मैं इसको एक साथ पढ़ा रहा हूँ, इसके पीछे कारण यही है कि एक तो इकोनॉमी ऑफ इंडिया या इंडियन इकोनॉमी, ये भी आप लोगों का टॉपिक है जानने के लिए। और ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ है, ये अल्टीमेटली देश की इकोनॉमी के लिए ही तो है ना। इसलिए मैं करंट डेटा को भी यूज कर रहा हूँ और साथ बाई साथ मैं उसको भी, कि गवर्नमेंट ऐसा क्या करता है, गवर्नमेंट ऐसा क्या करता है जिसके कारण इकोनॉमी में डेवलपमेंट देखने को मिलता है ना सर। तो गवर्नमेंट का ये जो रोल प्ले है यही मेन डिस्कशन का एरिया है सर। तो मैं थोड़ा सा आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा देखें करंट डेटा। क्रेश आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, मानसी, भूमिशा, प्लीज टेल मी सर। यस सर। Yes, sir. यस सर, ठीक है। इसमें अगर आप लोग थोड़ा सा देखोगे, आप देखोगे कि यहाँ पर इंडिया का पॉपुलेशन दिख रहा है, स्टैटिस्टिक्स है ना इंडियन इकोनॉमी वाला पीडीएफ में। इंडियन इकोनॉमी वाला पीडीएफ में देखो स्टैटिस्टिक्स में तुमको पॉपुलेशन दिखेगा, जीडीपी दिखेगा, है ना। तो ये करंट डेटा है सर, एकदम लेटेस्ट डेटा ही मैंने यहाँ पर रखा। इसमें आपको ना इंडिया का जीडीपी आपको अप्रॉक्स 3.736 ट्रिलियन का दिख रहा है, यानी 3.736, 4 ट्रिलियन की तरफ इंडियन इकोनॉमी बढ़ रहा है, ठीक है। टारगेट है सर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2025 के अंदर। मोदी जी चाहते हैं कि ये 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बने। और अगर आप जीडीपी रैंक देखोगे तो इंडियन इकोनॉमी अभी वर्ल्ड का टॉप 5 इकोनॉमी के अंदर आता है। ऐसे जीडीपी का कॉन्सेप्ट मैं आगे आगे बात करूंगा, सभी का है, स्पेशली न्यू सिलेबस में तो जीडीपी का पूरा डिटेल्स है सर, बात तो हाँ बहुत डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। तो जीडीपी रैंक में इंडिया करेंटली 5th पोजीशन में है वर्ल्ड। जीडीपी एक ऐसा चीज है जिससे ये पता लगता है, जीडीपी एक ऐसा चीज है जिससे ये पता लगता है कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक कंट्री में किसी पर्टिकुलर ईयर में
जितना भी चीजें प्रोड्यूस होता है उसके जब आप इकोनॉमिक वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं मनी वाइज, तो ये जितना ज्यादा होगा कंट्री के लिए उतना अच्छा, ठीक है। द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन ए पर्टिकुलर पीरियड और इन ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, दैट इज जीडीपी ऑफ दैट कंट्री। अब ये जितना डेवलप होता जाएगा समय के साथ साथ उतना बेहतर है। अब इंडिया, मोदी जी चाहते हैं कि इंडिया को 5 ट्रिलियन करे, लेकिन बीच में कोरोना आ गया, एक साल पूरा का पूरा एकदम प्रोडक्शन लेवल में मुश्किल हो गया, सिर्फ इंडिया को ही नहीं बाकी देश को भी हुआ है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन सर ये जीडीपी में रैंक को डेवलप करना है, क्योंकि इस ये यही एक पैरामीटर है, यही एक पैरामीटर है जो देश का आगे बढ़ने का संकेत देता है। अब इसका इसका एक एक्सेप्शनल भी है, कोई कोई कहता है कि देश जीडीपी तो आगे बढ़ रहा है लेकिन गरीब कहाँ कम हो रहा है। बहुत सारे झगड़ा करना है तो बहुत सारा झगड़ा करने का रीजन है, बट हम लोग कभी ना झगड़े पे बात नहीं करेंगे सर। झगड़ा समझते हो ना, मैंने कंट्रोवर्सी, बात समझ रहे, कंट्रोवर्सी तो हो सकता है, ठीक है कि नहीं सब कुछ ठीक है पर कुछ नहीं हो रहा है, समथिंग लाइक। अच्छा, अगर जीडीपी का रैंक देखा जाए, जो लोग ऑनलाइन में देख रहे हो उनको बता रहा हूँ और आप लोग तो सुन रहे हो मेरे सामने, आप लोग घर में चेक भी कर सकते हो। जीडीपी वाइज अभी वर्ल्ड का जो टॉप कंट्री है उसमें यूएस है नंबर 1 बाई जीडीपी, मैंने जिसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन दुनिया में नंबर 1 है, 26 ट्रिलियन इकोनॉमी, 26.95, ठीक है। चाइना का इकोनॉमी है 17 ट्रिलियन, 17 ट्रिलियन का इकोनॉमी। जर्मनी है थर्ड में 4.43 ट्रिलियन का, फोर्थ में है जापान 4.23 ट्रिलियन का, और फिफ्थ में है इंडिया 3.73 ट्रिलियन, ठीक है। इसके बाद यूके है, रिसेंटली हम लोग यूके को सरपस किए, फ्रांस है, इटली है, ब्राजील है, कनाडा। ये है टॉप 3, 5, 7, 8, 9, 10 इकोनॉमी वर्ल्ड में बाई ओवरऑल प्रोडक्शन, ओवरऑल जीडीपी। अब इंडिया का एक चीज मानना पड़ेगा सर कि इंडिया का पॉपुलेशन भी हाई है, डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है। चाइना का भी पॉपुलेशन हाई है पर डेंसिटी लो है, साइज उसका बड़ा है, कंट्री का जो एरिया है काफी बड़ा है। तो इंडिया के लिए चैलेंज और ज्यादा हो जाता है कि 140 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन को 3.73 ट्रिलियन इकोनॉमी इज नॉट इनफ, है ना। अभी भी ये हमें एक मिडिल क्लास कंट्री ही दिखता है ना। इसको रीच करना पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमी को क्या करना पड़ेगा सर, रिच कंट्री बनाना पड़ेगा, तब जाके ये देश एक डेवलप कंट्री बन सकता है। अच्छा, रिच कैसे बने, चोरी करके, डकैती करके नहीं ना, कुछ तो पॉलिसी करना पड़ेगा ना। और ये पॉलिसी क्या आज करे मोदी जी या कोई भी करे, मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर है सर, बट देश का पॉलिसी मेकर्स, लॉ मेकर्स, इकोनॉमी इकोनॉमिस्ट, उस दिन मैं क्लास में बता रहा था, इकोनॉमी क्लास में नोबेल लॉरेट क्लॉडियस गोल्डिन, क्लास में नहीं बता रहा था, इकोनॉमिक्स जो नोबेल लॉरेट हुआ ना रिसेंटली, कल की क्लास में बता रहे थे, उनको नोबेल मिला है कि फीमेल पे गैप को लेके जो प्रॉब्लम उन्होंने आइडेंटिफाई किया। तो इंडिया का जो फीमेल सेगमेंट है उसको भी ठीक करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उनका भी इकोनॉमी में बड़ा योगदान है, सबका योगदान है सर, सबके योगदान से ही देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन सर इन सबके अलावा, अच्छा जीडीपी तो आप देख रहे हो, जीडीपी रैंक भी आप देख पा रहे हो, जीडीपी ग्रोथ देखो सर, एनुअली 7.2% का ग्रोथ बता रहा है। 22, 23, 24 में थोड़ा सा ग्रोथ रेट कम किया गया है, 6.3%। अच्छा, जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी क्या होता है, हर एक पर्सन के पीछे कितना प्रोडक्शन हो रहा है, मैंने इसको इसके ऊपर बेस करके ये पता लगता है कि एक एक इंसान के पीछे, जैसे हम आप सबको ये पॉपुलेशन का पार्ट है ना सर, तो हम लोग अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो एक इंडिविजुअल है, 140 करोड़ में मैं भी हूँ, आप भी हो, साहिल भी है, शुभंकर भी है, और बाकी सब लोग है ना, क्रिश, असीमा, सब कोई है, ठीक है, मानसी, सब कोई है। तो पॉइंट इज दैट सर, जीडीपी पर कैपिटा ये जो $2601, ठीक है, $2601, ठीक है, ये आपका माथा पिछू, बंगाली में बोलते हैं माथा पिछू, ठीक है, माथा पिछू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर हेड, समझो, पर हेड। अच्छा, जीडीपी पर कैपिटल रैंक, ठीक है, जीडीपी पर कैपिटल रैंक माने इतना इनकम हो रहा है सर, जीडीपी पर कैपिटल का मतलब है $2601 को अगर आप अभी डॉलर पे दाम चल रहा है 82-83 $82-83, अब 2601 को इंटू 82 करो, आपको एक एनुअल इनकम मिल जाए कि एनुअली इंडिया के लोग कितना कमा रहे हैं, $1.5 लाख के अंदर आए,
ठीक है, मैक्स टू मैक्स 2.5 लाख, इससे ज्यादा नहीं होगा। 2601 को 2601 को आप इंटू कर दो 82 के साथ, आपको पता लगेगा। जीडीपी पर कैपिटा रैंक में इंडिया काफी पीछे है, 139। फुटबॉल की रैंकिंग किधर हाल, फीफा फीफा रैंकिंग में कहाँ है हम? हाँ, 100 के पास है, 100। ठीक है, फुटबॉल में जैसे इंडिया का रैंक है, वैसा हालत है हमारी इकोनॉमी का। जिस दिन इंडिया का इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगा, उस दिन इंडिया का फुटबॉल भी आ जाएगा। देख लेना, सिर्फ मजाक नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन ही इंडिया का पर कैपिटा इनकम का रैंकिंग 100 के इधर आ जाएगा, उस दिन इंडिया फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलेगा। अब देखो क्या करोगे, अब इकोनॉमी को बढ़ाओगे तो फुटबॉल वर्ल्ड कप भी देखने को मिलेगा। हाँ? फुटबॉल खेलना समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ में आया, यही तो बताना चाह रहे थे। देखो, खेल के साथ इकोनॉमी का बड़ा अच्छा कनेक्शन। आज हमारे देश में क्रिकेट में पैसा है, बहुत है, तो क्रिकेट के कारण देश का इकोनॉमी डेवलप हुआ है। इंडियन क्रिकेट में पैसा है। अगर तुम आज से 25-30 साल पुराना इंडियन क्रिकेट को देखोगे, एकदम ऐसा लगेगा कि कोई मिडिल क्लास क्रिकेट खेल रहा है। आजकल इंडियन क्रिकेटर को देखने में लगता है रिच लोग खेल रहा है। दुनिया सलाम करता है, रेस्पेक्ट करता है। जहां विराट कोहली उतर जाता है, जहां अपना बॉलर का नाम होता है जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करने आ जाता है ना, एकदम आ गया भाई जसप्रीत बुमराह। यानी ये जो कॉन्फिडेंस है ना, पैसे पैसा इंपॉर्टेंट कहाँ है, पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है। बात तो समझ, अगर फुटबॉल में पैसा होता तो हमारे फुटबॉल प्लेयर्स भी हाई फाई फैसिलिटीज मिलता, अच्छा फूड मिलता, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता, अच्छा लेवल ऑफ कोच मिलता, तो आज इंडियन फुटबॉल भी डेवलप होता था। होगा ही होगा। अभी रिसेंटली ममता दीदी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फ्रॉम वेस्ट बंगाल रिसेंटली स्पेन गया, सौरभ गांगुली के साथ में, क्योंकि सौरभ गांगुली वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स एम्बेसडर। क्यों गया था? एक तो यहाँ पर बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए, और सेकेंडली क्योंकि यहाँ का लोग फुटबॉल में बहुत क्रेज रखते हैं, तो यहाँ का फुटबॉल क्रेज को अपना हथियार भी बनाना चाहता है। तो स्पेन का फुटबॉल बहुत ही स्ट्रॉन्ग, काफी वर्ल्ड क्लास फुटबॉल है, टेक्निक। तो वो उनका कोच को बता रहे हैं कि भाई आप वेस्ट बंगाल में आओ, हम जगह दे रहे हैं आपको, आप एक इंटरनेशनल कोचिंग बनाओ। और तभी तो बात नहीं कर पाएंगे, वो तो अपना पिच देखा, इसलिए सौरभ को लेके गया था क्योंकि सौरभ का पॉपुलैरिटी है वर्ल्ड वाइड। अब वो बात करते हैं, अगर वेस्ट बंगाल में इंटरनेशनल कोचिंग हब होता है, ये देश के लिए अच्छा है। इसके लिए आप ममता दीदी को क्रेडिट देना चाहो तो, सौरभ को क्रेडिट देना चाहो तो, देश का अच्छा होने में कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी आप लोगों को लगता होगा सर आप तो एंटी ममता दीदी हो, नहीं मुझे ऐसा कोई बात नहीं है। मैं पॉलिसी अच्छा करेगा, अच्छा काम करेगा, अच्छा चीज पे पैसा लेके करेगा ना, मेरे को अच्छा। लेकिन वो बेकार का काम करता है ना, जो लोगों को बोका बनाने वाला काम करता है, वो मुझे को बेकार है। ये देश की पॉलिसी के खिलाफ। अब स्पोर्ट्स में अब देखो, अब ममता दीदी आज तो लेके आ जाएगी, लेकिन उनको रखने के लिए पैसा भी तो इन्वेस्ट करना है। क्या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है कि वो इतना इंटरनेशनल क्वालिटी का कोचिंग चला पाए? सेंट्रल का हाथ चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाए। मेरे हिसाब से सेंट्रल के साथ डिस्प्यूट थोड़ा सा ठीक हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बिना सेंट्रल का पैसा के बिना पॉसिबल नहीं है। वैसे बैंगलोर में एक एमआरएफ कोचिंग क्या, एमआरएफ कोचिंग क्या बॉलर बनाया जाता है। पहले इंडियन बॉलर इतना स्ट्रांग नहीं होता। जब से ये एमआरएफ पेस एकेडमी बना है बैंगलोर में, वहां पर बॉलर को ऐसे डेवलप किया जा रहा है, तब जाके आज इंडियन क्रिकेट इतना डेवलप हुआ। आज हम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को इतना इजीली हरा पा रहे हैं, देख के लग रहा है कि टीम ऑस्ट्रेलिया का खराब है, नहीं। 2003 में 2007 में जो ऑस्ट्रेलिया का टीम था वैसा ही टीम था। अरे वही तो बात कर रहा हूँ सर, लेकिन तब इतना खराब दिखता था इंडिया के सामने ऑस्ट्रेलिया, जैसे लगता था कि हम लोग बच्चा है, वो लोग हम लोग को ऐसे ही मारने आया है। तो अभी इंडिया का बॉलर के कारण, बैट्समैन हमारा पहले भी अच्छा होता है, इंडिया बॉलिंग डेवलप हुआ है, यही अंतर है। और हमारा ऑलराउंडर भी डेवलप हुआ, और इसके लिए पैसा चाहिए सर। बंगाली में कहावत है, हिंदी में भी बोलते हैं, बोले खाली पेटे धर्मो है। मतलब समझते हो?
भूखा पेट धर्म नहीं होता। धर्म माने यही जो पूजा आदि जो भी होता है। पेट भरा रहेगा आप अपना काम बेहतर कर पाओगे। तो ये पेट भरने का मतलब है इकोनॉमी स्ट्रांग होना, जेब भरा होना चाहिए, जेब भरा होना चाहिए घर घर में। तो 2 रोटी खा के और वो पांता भात खा के, पांता भात समझते हो, पानी भात बोलते हैं ना, हाँ, चावल में पानी डाल के उसमें आप गुजारा कर सकते हो, गुजारा कर सकते हो। और चाहे माड़ भात हो या पानी भात जो भी होगा, पोखल भात भी बोलते हैं उड़िया में, हम लोग बोलते हैं पांता भात बंगाली में बोलते हैं। पानी में पांता देके उधर पुराने चावल जो एक दिन का बासी हो जाता है उसमें पानी डाल दो, फिर एक दिन सुबह खाओ। ऐसे पौष्टिक है, उसमें बात नहीं है। लेकिन उसके साथ आपको और भी चीजें चाहिए जो एक स्पोर्ट्समैन को चाहिए होता है। बहुत सारा चीज देखना पड़ता है, प्रॉपर फूड सप्लीमेंट, मिनरल्स। इसलिए टैलेंट होके भी इस बार एशियन गेम्स में इंडिया का परफॉर्मेंस देखो। आपको पता है ये जो एशियन गेम्स में इंडिया का परफॉर्मेंस इतना बेहतर हुआ है, इसके पीछे 3 बड़े बिजनेसमैन का हाथ है। बिजनेस मैंने कंपनी का, एक टाटा, एक रिलायंस और एक अदानी। हर प्लेयर का, एक एक प्लेयर का रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहे हैं रिलायंस फाउंडेशन, टाटा टाटा फाउंडेशन, अदानी फाउंडेशन, एक एक प्लेयर का। मजाक लग रहा है आप लोगों को? देश का इकोनॉमी स्ट्रांग होना कोई मजाक चीज है? ऐसे ही स्पोर्ट्स में नहीं होता। ये जो भारत का परचम लहरा दो गाना गाते हो ना, हाँ लहरा दो, वैसे गाना नहीं आता, ऐसे ही नहीं लहरेगा परचम। इकोनॉमी स्ट्रांग होना चाहिए, प्रॉपर पॉलिसी। एक एक, ये देखो ना, बिजनेसमैन पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहा है। रिलायंस का एक फाउंडेशन ही है नीता अंबानी का, तो सिर्फ स्पोर्ट्स को उठाते हैं। क्रिकेट में ऐसे पैसा है इसलिए क्रिकेट में दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, लेकिन बाकी जगह में पैसा नहीं है ना। तो रिलायंस फाउंडेशन स्पेसिफिकली फुटबॉल, एथलीट्स, हॉकी जो हमारा प्राइड हुआ करता है। एक जमाने में हम लोग हॉकी में लीड करो, ध्यानचंद नाम जानते हो? ध्यानचंद का नाम सुने हो आप लोग? हाँ, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हाँ? हाँ, ऐसे ऐसे मैंने गोल्डन एरा है। भारत के सामने हॉकी में कोई नहीं टिक पा रहा, लेकिन अभी भारत का हॉकी वैसा लेवल का नहीं है। और हॉकी का सिर्फ प्रचलन पंजाब रीजन में, पंजाब दिल्ली साइड में, इधर तो लोग हॉकी खेलता ही नहीं है। हॉकी भी बहुत मेहनत का खेल है और बहुत रिस्की भी है। तो हर चीज में डेवलप होना पड़ेगा ना। अब आप लोगों को मैं स्पोर्ट्स में बता रहा हूँ, अपनी फील्ड है, लेकिन इतना समझो कि हर चीज कनेक्टेड। अच्छा, आप लोग को समझ में आ रहा है? हमेशा मानसी, सुरेश बोलो सर, बात समझ में आ रहा है? ये सुन लो। आ रहे सर। Yes, sir. ओके। अच्छा इधर देखो, जीडीपी पर कैपिटा हो गया, जीडीपी बाई सेक्टर। करंट इंडिया का सेक्टर वाइज जीडीपी अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर में हम लोग 18.8%, इंडस्ट्री में 28.2% एंड सर्विस में 53% जनरेट कर रहे हैं। ये जनरल नॉलेज भी है सर। इंडिया का टोटल जीडीपी का एग्रीकल्चर से आता है 18%। टोटल जीडीपी जितना आता है उसका 18% एग्रीकल्चर से आता है। सर्विस सेक्टर, ये जो आईटी सेक्टर है ना सर, आईटी सेक्टर वो सर्विस का पार्ट है। टीसीएस, इन्फोसिस नाम तो सुना होगा, विप्रो, कॉग्निजेंट, जेनपैक्ट, ये सब कंपनीज सर्विस सेक्टर को डेवलप किया है। और इंडिया का आईटी सेक्टर वर्ल्ड का भी सबसे नंबर 1 सर्विस सेक्टर। जो बीपीओ चलता है, केपीओ चलता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, समझ में आ रहा है? ये 53% कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल जीडीपी। इस बैंगलोर है, बैंगलोर में मैक्सिमम क्या चलता है? आईटी अभी तो है। आईटी से क्या होता है? सर्विस ही तो होता है। सॉफ्टवेयर डेवलप करना, सॉफ्टवेयर को मैनेज करना एंड सॉफ्टवेयर के थ्रू से सैस सर्विस देना। सैस जानते हो? SaaS, सॉफ्टवेयर एज सर्विस। यही भारत का सबसे मैंने क्या बोलते हैं, ग्रोइंग है, सबसे बूमिंग कॉन्सेप्ट। इंडस्ट्री में भारत अभी बहुत पीछे है, 28%। ये चेंज होने वाला है, ये चेंज होने वाला है। अब डिपेंड करता है पॉलिसी में क्या होगा उसके ऊपर, ठीक है? तो ये हो गया जीडीपी बाई सेक्टर। जीडीपी बाई कंपोनेंट भी देख सकते हो आप, ठीक है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन 57.2, गवर्नमेंट फाइनल माने कंपोनेंट माने
कहाँ पर कितना कंजम्पशन होता है। देश का टोटल जो जीडीपी है उसमें प्राइवेट लेवल मैंने हम आप जैसे लेवल में आप लोग मतलब एक एक फैमिली लेवल में टोटल जीडीपी का 57% कंज्यूम हो जाता है। सरकारी लेवल में सरकार भी तो कंज्यूम करता है, जो भी देश का जीडीपी है सरकार भी उसका कंजम्पशन है, करता है कि नहीं करता। अरे खेती करने के बाद एग्रीकल्चर का ही बात करते हैं आपसे, एग्रीकल्चर करने के बाद एग्रीकल्चर का कुछ हिस्सा सरकार को देना पड़ता है, उस सिस्टम से सरकार राशन देता है और कुछ हिस्सा प्राइवेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। ऐसा एग्रीकल्चर में है, इंडस्ट्री में है, सर्विस में है, हर सेगमेंट में। तो गवर्नमेंट करता है उसका 10.3% टोटल जीडीपी का। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन से देखो 33.9%, मैंने देश में पूंजी बढ़ रहा है ग्रॉस लेवल में 33%। कैपिटल फॉर्मेशन भी करना पड़ता है ना, लास्ट दिन बता रहे थे ना कल इकोनॉमिक्स क्लास में कैपिटल फॉर्मेशन देख रहे हैं, तो कनेक्टेड टॉपिक के साथ कल इकोनॉमिक्स क्लास में ही चीज पता करा रहे थे। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 33.9, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स का एक्सपोर्ट 22.7% और इंपोर्ट कर रहे 29.7, इसलिए नेगेटिव पे दिख रहा है। इंपोर्ट माने बाहर का चीज लाना इंडिया में, और एक्सपोर्ट माने इंडिया का चीज बाहर बेचना। तो हम लोग क्या ज्यादा करते हैं सर, बाहर से ज्यादा लाते हैं कि बाहर ज्यादा बेचते हैं। बाहर से ज्यादा लाते हैं, उन्हें खरीदने वाला हम लोग खरीदते ज्यादा है बेचते कम। दिस इज नॉट गुड सर, दिस इज नॉट गुड। पहले तो और हालत खराब था, पहले तो सिर्फ खरीदना ही पड़ता था, यानी 4 पैसा कमाओगे सारा पैसा लोगों को ही देने में चला जाता। 4 पैसा कमा रहे हो तो 4 पैसा कमा के दूसरे का चीज ला खरीदते खरीदते दिन खराब होगा। एक बड़ा गजब बात करता है, बोलते हैं कि हमारे देश में स्वामी विवेकानंद का एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, कभी ऐसे बोल देता हूँ 2 सेकंड में। जामशेदजी टाटा, टाटा का जो ओनर है तो उनका जब बनाया था टाटा को, तो वो जा रहा था, विवेकानंद जी जा रहा था चिकागो, तो धर्म महासभा का सम्मेलन था वहां पर अपना वक्तृता रखने, शायद आप लोग इतिहास में पढ़े हो। तो वर्ल्ड रिलीजियन का एक कैंप बना, तो उसमें जमशेदजी टाटा के साथ विवेकानंद जी का मीटिंग जहाज में। तो ये जा रहा है चाइना जापान, टाटा जमशेदजी टाटा जिसके नाम पे जमशेदपुर, जमशेदजी टाटा के नाम पे ही तो जमशेदपुर जो टाटा नगर पे होता है। तो एक दूसरे को देख के बोल रहे हैं बड़ा इंडियन इंडियन लग रहे हो, भारतीय भारतीय लग रहे हो, तो बोलते हैं हाँ। तो फिर बातचीत चालू हुई, तो विवेकानंद जी ने पूछा टाटा को ये बात करो मैं 1895 का, तो बोलते हैं आप कहाँ जा रहे हो। तो जमशेदजी टाटा कहते हैं कि हम तो फॉरेन जा रहे हैं, वहां से आल्पिन खरीदें। आल्पिन समझते हो, पेरेक पेरेक, छोटा छोटा बड़ा पेरेक, क्या बोलते हैं उसको, पेरेक बोलते हैं ना। तो पेरेक खरीदने जा रहा है, क्या करना है इंडियन मार्केट में बेचना। पेरेक का कितना दाम है, पेरेक का बहुत काम है ना। तो बोलता है कि और देसलाई का मैचिस का होता है ना, मैचिस होता है ना, मैचिस स्टिक्स, मैचिस स्टिक्स फॉरेन से लाना, फॉरेन से मैचिस स्टिक लाना और भी चीजें। तो मेन चीज है मैचिस स्टिक इज अ वेरी यूजेबल थिंग, एंड अनदर थिंग इज अल्पिन टाइप का पेरेक टाइप का, तो वहां से इंपोर्ट करके इंडियन मार्केट में बेचते हैं। तो विवेकानंद ने बोला कि कम से कम ये बेसिक चीज हम लोग अपने देश में नहीं बना सकते। आज सुनने में बड़ा ताज्जुब लगता है, विवेकानंद उस जमाने में बात करते बोले क्या हमारे देश में लोहा नहीं मिलता, क्या हमारे देश में पेड़ नहीं है, क्या हमारे देश में केमिस्ट्री का फॉर्मेशन मतलब फॉर्मूला नहीं है जिससे बारूद बन सकता है। एक्चुअली बारूद बनाना मना था, ब्रिटिश हमें बारूद बनाने नहीं देता। हम लोगों को पता होगा, भगत सिंह देखे हो, भगत सिंह मूवी देखे हो, देखा अजय देवगन का, देखना सर, मेरे रंग दे बसंती चोला माहिर रंग दे। तो उसमें वो बारूद बनाने को लेके ही मुश्किल था। और बारूद कौन बनाया, बारूद तो नॉर्मल लोग नहीं बना पाता था ना, क्योंकि वो बड़ा सेंसिटिव है। तो प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कोलकाता का प्रोफेसर थे आई थिंक दिनेश गुप्ता, आप लोग जानते हो दीवादी बाग बोल के डालोजी बोल के कोलकाता में यस बिना बादल दिनेश, तो दिनेश गुप्ता मोस्ट प्रोबेबली वो प्रेसिडेंसी में प्रोफेसर थे केमिस्ट्री का, उनको पकड़ के लेके गया था भगत सिंह, बोले दादा वो एक्चुअली विप्लवी थे, और क्योंकि साइंटिस्ट भी थे और साथ में प्रोफेसर भी थे,
तो बोला कि आप कैसे हेल्प कर सकते हो? तो भगत सिंह तो वो लोग लाहौर से लड़ रहे थे, अभी बंगाल से, ये लड़ नहीं रहा था, बेसिकली लोगों को एडुकेट करता। तो बोला आप दादा एक काम करो, आप हेल्प करो हमें, ये गोला बारूद बनाने में हेल्प करो। तो वही गोला बारूद बनाने के चक्कर में ही तो फंस गया। फिर जेल में भगत सिंह के साथ एक साथ अनशन किया। भगत सिंह तो थे फ्रीडम फाइटर, ये तो थे एक बेसिक प्रोफेसर। तो जब भगत सिंह क्यों इतना गुस्सा कर गया कि जब दिनेश गुप्ता जेल में धरना देके जब मर गया ना, क्योंकि सबसे पहले उसी का डेथ होने वाला था, क्योंकि वो तो फ्रीडम फाइटर नहीं थे ना सर। फाइटर का अलग जोश होता है, ये तो प्रोफेसर थे। वो जब मर गया तो भगत सिंह का बहुत जोर का झटका, बोले हमारे लिए कुर्बान किया, कि हमारे जैसे फाइटिंग नहीं करने आया, फिर भी अपने आप को कुर्बान कर, ये चीज उनको अच्छा लगा। तब जाके भगत सिंह ब्रिटिश के अगेंस्ट में और भयंकर तरह का, और इसलिए वो बोला कि फांसी पे लगेंगे कि वो दुनिया याद रखेगा और रेवोल्यूशनरी पैदा होगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जनरल डायर को मारना, उधम सिंह। नहीं देखा मूवी? विकी कौशल ने किया रिसेंट मूवी। हाँ, विकी कौशल रिसेंटली किया सर। और जनरल डायर जो जालियनवाला बाग में मारा था ना सर सबको, ब्रिटिश लोग धर 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 करके, हाँ नॉर्मल लोगों को मार दिया, उसका बदला लिया। ब्रिटिश में जाके, ब्रिटेन में जाके जनरल को मार गया, यही बारूद बनाने के लिए। मैंने खेल चालू हुआ था बारूद से। तो जो भी हो, तो विवेकानंद ने क्या बोला कि बारूद भी हम लोग नहीं बना सकते? तो बोला हाँ कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद जमशेदजी टाटा इंडिया में आया। फिर टाटा नगर में क्यों किया? क्योंकि आसपास में उड़ीसा, जमशेदपुर का जो उड़ीसा और झारखंड का जंगल के नीचे जो आयरन हो रहा है ना, कच्चा लोहा, उससे इस्पात बनाने का कॉन्सेप्ट बाद में आया। पहले तो छोटा छोटा पीन पेरेंगी बनाया ना, एक दिन में टाटा टाटा नहीं बनाया, इसके पीछे बहुत मेहनत है। तो देश का धीरे धीरे अच्छा हो रहा है सर। पहले हम लोग ज्यादा इंपोर्ट करते थे, अब कम करते हैं, लेकिन अभी भी हालत खराब है। चलो मैं थोड़ा सा और नीचे आओ, आपको एक चीज दिखाता हूँ। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखो, इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आप बोलो सर, फिर कुछ कह रहे हो? यस। বলছি ব্রেকটা কি তাটাই বানিয়েছে? कोटा ব্রেকটা ব্রেক পেরেকটা না, টাটা বানিয়েছে বলতে আমাদের দেশে লোহা জাতীয় জিনিসের প্রথম মার্কেট টাটাই বানিয়েছে, ইস্পাত তো ওরাই বানিয়েছে, বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার। ইস্পাত বা লোহা জাতীয় জিনিস ওরাই বেশি কাজ করেছে। এখনো যদি কখনো টাটা নগর বা জামশেদপুর বেড়াতে যাস বুঝতে পারবি, ওখানে চারিদিকে লোহার ফ্যাক্টরি, কত ছোট ছোট অনেক কোম্পানি। প্রথম ওই জিনিসটাকে বড় ভাবে করতে তখন অনেক মুশকিল ছিল। তাই বুঝতে পারলি? হ্যাঁ ये देखो স্যার। सर, ये देखो सर, यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख पा रहे हो, HDI। मैंने देश का डेवलपमेंट तो होना है, साथ में ह्यूमन डेवलपमेंट भी तो चाहिए। इसमें हम लोग अभी 0.633 में है, मैंने मीडिया। ये जिस दिन 7 के उस पार जाएगा, 7 के उस पार जाएगा, 0.7 0.8, उस दिन समझना देश आगे बढ़ गया। सबको सटीक खाना मिल रहा है, सबको सटीक हॉस्पिटल मिल रहा है, मैंने हेल्थ सर्विस, एजुकेशनल सर्विस, हर चीज में आगे बढ़ेगा, तो जाके आप समझोगे कि देश आगे बढ़। अभी भी भारत काफी बीच में है, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी एक बार देख लो। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी काफी ज्यादा है, 8% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखो, नीचे आ जाओ, एक्सटर्नल थोड़ा नीचे आओ उसी चार्ट में। देखो इंडिया एक्सपोर्ट करता है 770 बिलियन का, ठीक है, और इंडिया इंपोर्ट करता है, थोड़ा सा नीचे आने से मिल जाएगा आपको, नहीं नीचे या ऊपर, कहाँ है? मैं एक सेकंड, इंपोर्ट का डेटा है, देखो इंपोर्ट है 892 बिलियन का, 892 बिलियन हम लोग इंपोर्ट करते हैं और 700 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं। माने करीब 150 बिलियन के आसपास हम लोग, क्या है इसको क्या बोलते हैं? डेफिसिट। हाँ, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहते हैं। माने लोगों को देना पड़ता है। ये जब तक ये डेवलप नहीं होगा तब तक कंट्री डेवलप नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट इक्वल तो कर दो, कुछ नहीं करो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एटलीस्ट इक्वल तो करो। और आप देख सकते हो कि कौन से कंट्री से हम लोग कितना इंपोर्ट करते हैं। सबसे ज्यादा चाइना से करते हैं, इसके साथ हमारा सबसे ज्यादा दुश्मनी भी है।
दुश्मन से खरीदना पड़ता है। बोलो, इससे बड़ा दुख और कुछ है नहीं। और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसको करते हैं? अमेरिका को, 18% एक्सपोर्ट, यानी उसको बेचते हैं। काफी चीज देते हैं हम लोग अमेरिका को। ठीक है, बांग्लादेश से भी लेना पड़ता है। बांग्लादेश बहुत अच्छा है, यानी काफी चीजें उसका, नहीं, जब अगर बांग्लादेश हमारे साथ होता ना तो सोचो क्या होगा। हाँ, नहीं नहीं, और भी चीजें हैं। बांग्लादेश का कपड़ा तो है ही, लेकिन और भी चीजें हैं जो बांग्लादेश बनाता है। ठीक है, अच्छा, तो फिर एक रफ आइडिया मिला आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में? हाँ सर। अच्छा, तो बहुत काफी डिटेल्स में पढ़ा जा सकता है, बट मैं एक रफ आइडिया दिया आपको कि देश का इकोनॉमी को जानोगे तब ना पता लगेगा कि गवर्नमेंट का पॉलिसीज के ग्रोथ के बारे में क्या है। चलो, अब ये सिर्फ नॉर्मल में बात करने से नहीं होगा, इसका इतिहास भी है, और गवर्नमेंट चाहते हैं कि आप इतिहास जाने। गवर्नमेंट ये चाहता है कि आप इतिहास को जाने। इसलिए देखो, जब गवर्नमेंट पॉलिसी पढ़ा जा रहा है, आपको सबसे पहले हिस्टोरिकल स्केच दिया है, देख रहे हो सर? अब इसमें आ जाओ, लाल किताब में आ जाओ। ठीक है, हिस्टोरिकल स्केच को देखो, वो मेन नोट्स में आ जा सकते। इंडियन इकोनॉमी से बाहर आके मेन नोट्स में आ जाओ। गवर्नमेंट क्या करना चाहता है वो देखो, हिस्टोरिकल स्केच देखो। हिस्टोरिकल स्केच के अंदर आपको एंशियंट इंडिया, इंडिया अंडर ब्रिटिश, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तीन इतिहास है। एक प्राचीन भारत, एक ब्रिटिश भारत, और एक इंडिपेंडेंस के बाद का भारत, माने लास्ट 75 साल, 76 साल, क्या भारत में क्या हुआ। और उसके बाद आपको पता लगेगा कि स्पेक्ट्री ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ बिजनेस, मैक्रो पॉलिसी फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमिक चेंज प्रोसेस इन इंडिया। उसके अंदर आपको स्कोप मिलेगा, इम्पैक्ट मिलेगा, और लास्ट में तीन इंपॉर्टेंट पॉलिसी, दैट इज LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और उसके साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आप लोगों के साथ में बात करें। समझ में आ रहा है? हाँ सर। पहले ना थोड़ा एंशिएंट स्केच को देखते हैं। आपको ना आइडिया नहीं है कि प्राचीन भारत क्या था, बहुत लोगों को पता ही नहीं है। सबको लगता है कि भारत तो ब्रिटिश के बाद बना है, बहुत लोगों को लगता है, 90% लोगों को लगता है। हाँ सीरियसली, तुम बात करो। हाँ, वो ब्रिटिश के बाद का भारत को ही जानता है। ऐसा लगता है जैसे ब्रिटिश ने ही भारत को जन्म दिया और जन्म देके छोड़ के चला। हावड़ा ब्रिज बनाया, विक्टोरिया मेमोरियल बनाया, उससे पहले भारत में कुछ नहीं था। मच्छर मच्छर होता था भारत। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। काफी कम्युनिटी है सर जो ऐसे ऐसे तर्क देते हैं। मेरे को मन तो करता है कि जाके दो चार थप्पड़ लगा के आ जाओ, लेकिन सर क्या बताऊं, जो इग्नोरेंट है उनको और कितना समझा सकते हैं। हमारा देश काफी प्राचीन है, काफी प्राचीन देश है, और इसके बारे में अगर कोई नहीं जानेगा ना, मैंने ये जो बोलते हैं ना इतिहास को क्यों जानना है, अब सोचो कि बिजनेस में इतिहास का क्या कनेक्शन। अब तो फिर घर पे दादाजी का छवि क्यों रखते हैं? बोलो, घर पे दादाजी का या नाना जी का जो ये गुजर गए, पूर्वज का इमेज लगाते हैं ना, फोटो लगाते हैं, नहीं लगाते? क्यों लगाते हैं? एग्जैक्टली, पूर्वज से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारा दादा ये थे, हमारा दादा वो थे। इससे तुम्हें पता लगता है कि तुम्हारा प्राइड क्या है, तुम्हारा गौरव क्या है, तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो, है ना? दादाजी किस तरह से मेहनत करके फैमिली को डेवलप किया था। तो एग्जैक्टली एंशिएंट इंडिया को इसलिए जानना है कि आपको पता होना चाहिए आपके पूर्वज कौन है, आप किस देश से हो, आपका देश के पुराने लोग किस तरह से देश को डेवलप किया था। गोल्डन भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, सुने हो? हाँ, वंस अपॉन अ टाइम द गोल्डन बर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड कहा था, सोने की चिड़िया। क्यों कहा जाता था? सोना मिलता था, सब कुछ मिलता था, सोना भी मिलता था, फसल भी मिलता था, मसाला मिलता था, स्पाइसेस आज भी मिलता है। पर तब का जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया का, मैंने आज भी कोई कंट्री ऐसा नहीं है जो उस टाइम पे भारत का हो। उसका भी डेटा देता हूँ मैं आपको, फैक्ट के साथ बात करूंगा, वो न्यूट्रल फैक्ट्स है। न्यूट्रल फैक्ट्स माने दुनिया भी मानता है, हम लोग नहीं मानते, ये दुख का बात है। सब मानते, माने
प्रॉब्लम ये कि हमारे बारे में अच्छा ही हमें ही सिर्फ समझ में नहीं आता, बाकी सबको समझ में आता। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा समझो बात को कि चलो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। क्या बोला देखो, बड़ा अच्छा एक केस स्टडीज दिया है, केस स्टडीज पढ़ो थोड़ा। बोलते हैं रमन वॉज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, साइंस का बच्चा है। रमन कौन है? साइंस का बच्चा। एंड ही डेवलप एन ऐप बेस्ड सॉल्यूशन फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स। बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए ऐप बनाना कोई नॉर्मल बात नहीं है। अली हिज फ्रेंड सी ए रैंक होल्डर, तो ये कॉमर्स का बच्चा है, ठीक है, टॉप लेवल कॉमर्स का बच्चा। अली had 3 offers of 2 big audit firm। अली के पास 3 ऑफर है ऑडिट फर्म का काम करने। ऑडिट फर्म बने चार्टर्ड फर्म, ठीक है, एंड फ्रॉम कंसल्टिंग कंपनी। तो अली के पास 3 ऑफर है ऑडिट फर्म का और कंसल्टिंग कंपनी से काम करने। रमन रमन को टेक्नोलॉजी आता है, बट उसे बिजनेस का फाइनेंस नहीं पता, उसे लॉ नहीं पता, उसे सरकार का पॉलिसी नहीं पता। बात समझ में आ रहा है सर? रमन को साइंस आता है, टेक्नोलॉजी का काम आता है, बट उसे लॉ नहीं आता, फाइनेंस नहीं आता, सरकार का इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं आता। ऑन द अदर हैंड अली हैज नो एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी। लेकिन अली को, जो सीए बच्चा है, जो सीए वाला बच्चा है, इसको टेक्नोलॉजी नहीं आती, सॉफ्टवेयर का कोई नॉलेज नहीं, बट उसको पेटेंट लॉ पता है। पेटेंट लॉ माने अगर आप कुछ बना लेते हो तो उस पर आप पेटेंट करवा सकते हो। पेटेंट माने वो आपका हो जाएगा, उस पर किसी और का अधिकार नहीं है। माने आपका बना हुआ चीज कोई और चोरी नहीं कर सकता। अगर कर भी लिया, आप उनके नाम पे केस कर सकते और फिर आपके ऊपर फाइन लग सकता। सपोज आपका दुकान का लोगो, आप उस पर पेटेंट करवा लो, आपकी दुकान के नाम के ऊपर पेटेंट करवा लो, देयर इज अ लॉ। ताकि जैसे देखो, जो ब्रांडेड कंपनी बन जाता है ना, फिर उसका ब्रांड चोरी होता है। मार्केट में एडिडास के नाम पे कितना डुप्लीकेट चप्पल बिकता है, शूज बिकता है कि नहीं बिकता? अरे एडिडास रिबॉक के नाम पे डुप्लीकेट चप्पल नहीं बिकता, कैसियो के नाम पे डुप्लीकेट कैलकुलेटर नहीं बिकता, है ना? बहुत सारा। तो लेकिन अगर ये कंपनी चाहे तो कर सकता है इनके नाम पे केस, लेकिन इतना ज्यादा हो गया कि किस किसके नाम पे, डुप्लीकेसी इतना ज्यादा हो गया कि किस किसके नाम पे करे, वो अलग प्रॉब्लम। लेकिन सर आप इतना समझो कि देयर इज अ पेटेंट लॉ, देयर इज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, आईपीआर। सर पढ़ना पड़ेगा सर इंटरमीडिएट में या फिर फाइनल में। इस सारे के सारे लॉ है आप, क्योंकि जब कोई बिजनेस मैन, आप लोग आगे जाके क्या बनोगे? कंसल्टेंट बनोगे, एज ए चार्टर्ड स्टूडेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट, एज ए सीएमए। तो आपके पास ना क्लाइंट आएगा, आके बोलेगा कि सर मेरा ये पेटेंट करवा दो। आप उससे एक फीस लोगे, फिर पेटेंट का जो फॉर्म है वो फाइल साइन फिल अप करोगे, फिर गवर्नमेंट ऑफ डेटा में से उसको भरोगे, फिर देखोगे कि इस नाम पे कोई दूसरा बिजनेस है या नहीं। अगर है तो फिर नहीं मिलेगा, फिर चेंज कर दिलाने के लिए बोलना पड़ेगा। सारा नियम है। आपका लोगो कोई छीन लाने, आपका आविष्कार कोई छीन लाने, आपका डिस्कवरी कोई ना ले ले, आपका दुकान का नाम कोई कॉपी ना कर दे। टीवी में जैसे अभी दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है, देखना बहुत सारा कपड़ा का दुकान कोलकाता में जो फेमस ब्रांडेड है, जो बंगाली कल्चर से बिलोंग करता है, उनको पता होगा। जैसे एक एडवर्टाइजमेंट आता होगा, आदि ढाकेश्वरी वस्त्र। टीवी में बहुत ऐड आता है, साड़ी के लिए बहुत फेमस है, बंगाली स्टाइल साड़ी की। आदि ढाकेश्वरी वस्त्र दुकान का नाम, ठीक है। इसका मेन ब्रांच है ओडिया हाट, ठीक है। और साथ में ये लिख कर रखता है कि वी डोंट हैव एनी अदर ब्रांच, हमारे कोनो शाखा नहीं। क्यों बोलना पड़ता ये बात? कभी सोचा होगा? आदि ढाकेश्वरी वस्त्रालय ओडिया हाट ब्रांच, हमारे कोनो शाखा नहीं। ऐसा क्यों बोलना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट? टीवी में ऐड आता है, यूट्यूब में ऐड आता है, तो लिखता है वी डोंट हैव एनी अदर टर्म्स एंड कंडीशन करके। क्यों? क्योंकि मार्केट में और भी लोग ढाकेश्वरी वस्त्रालय मिलकर दुकान का नाम रख सकते, बट ये जो आदि ढाकेश्वरी वस्त्रालय ट्रेडमार्क, ये और कोई नहीं ले सकता। नाम के आगे आदि और कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि उन्होंने उस नाम पे पेटेंट करवा कर। क्योंकि लोग धोखा खा जाते हैं, वो अलग बात। लेकिन कोई अपने आप को, जैसे अगर कभी आप लोग देवघर गए हो, हाँ देवघर जानते हो? देवघर में पेड़ा बहुत फेमस है। तो देवघर में
चारों तरफ पेड़ा का, जिधर देखो पेड़ा, एक नगरी बना है पेड़ा नगरी। देवघर से बासुकीनाथ बोल के एक जगह है, जब देवघर से बासुकीनाथ जाओगे तो जाना पड़ता है, जो भी श्रद्धालु होते हैं ना बोलते हैं कि सिर्फ बाबा माँ का, ठीक है कभी जाना सर। तो देवघर से बासुकीनाथ ना लोग ऐसे ही रेंगते हुए जाते हैं, रेंगते हुए माने ऐसे वो क्या बोलते हैं उसके, ठीक है हाँ प्रणाम करते हुए जाते हैं, करीब 30-40 किलोमीटर है। तो उस रास्ते में तुमको पेड़ा नगरी मिलेगा, जहाँ पर सिर्फ कम से कम 100-150 सिर्फ पेड़ा का ही दुकान है। और ज्यादातर दुकान के नाम पे कोई मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, एक घोड़ा है जैसे, उसका एक मोच होगा ऐसे सादा कलर का, ऐसे पुराने स्टाइल का, कुछ शॉ समथिंग, कुछ शॉ उनका टाइटल है, SHW शॉ। तो जिसको भी पूछो, तो मैं ना पहली बार गया जब, तो मेरे को ना समझ में नहीं आया, मैं जाके बोला कि ये इसका ओरिजिनल दुकान कौन सा है, तो सब बोल रहे यही ओरिजिनल है, जिसको भी पूछो बोलते यही ओरिजिनल है। फिर मैं जिस होटल में रुका तो मेरे को एक कार्ड बोला कि हम लोग का ओरिजिनल दुकान है, आप इसमें चल रहे हैं। मैं सोचा कि होटल वाला बोल रहा है कि इसका ओरिजिनल ही होगा। फिर जो एड्रेस ये दिया उस पे जाके बोला कि ये मेरे होटल से दिया, बोला ये आप लोगों का ओरिजिनल है, मैं यहाँ पर जूता वगैरह रख देता हूँ दर्शन करने के लिए, और फिर जाने के टाइम पे पेड़ा रख। तो फिर पेड़ा वेड़ा ले लिया। लेने के बाद जब मैं बाहर निकला तो फिर भाई बता रहा है कि दुकान का नाम देखो, दुकान का नाम पे कोई शॉप वगैरह कुछ दिखा नहीं। तो हम तो बन गए पोपट, तो अलग बात है, पेड़ा ठीक था, मतलब उतना अच्छा नहीं था पर ठीक था। लेकिन फिर मुझे पता चला फिर एक शॉप का तो पेड़ा लेके जाना ही। फिर मैं मार्केट को घूमने निकला, तो कम से कम 500-700 दुकान होगा और भी ज्यादा होगा, काउंटलेस शॉप। तो मैं जिसको भी जाके पूछ रहा हूँ कि दादा ओरिजिनल वाला, फिर पेड़ा वाले को पूछोगे तो बताएगा। फिर मैं कुछ और लोगों को जो पुराने टाइप में दिख रहे हैं उनको पूछा, ठीक है धीरे धीरे ओरिजिनल दुकान कौन सा। तो फिर वहां पर जाके भी देखा, वहां पर भी 4-5 दुकान है, फिर भी समझ में नहीं आया कि ओरिजिनल कौन सा। अब क्या है ना, उनके नाम पे प्रसिद्ध हो गया, अब वो चल रहा है। सिमिलर प्रॉब्लम आपको, अगर कभी आप पूरी जगन्नाथ जाते हो, वहां पर भी आपको सेम प्रॉब्लम होगा। हाँ, काकतुआ और एक नाम है पुराना, एक तो काकतुआ जो नया बना है और एक पुराना है पूरी में, नाम बोल रहा हूँ, आजकल मेमोरी लॉस है, पता नहीं क्यों, जब जरूरत होता है याद नहीं। सेम प्रॉब्लम, ठीक है वहां पर जिसको पूछोगे वो बोलेगा यही ओरिजिनल वाला है, ठीक है जिसका गौजा होता है पूरी का, खाजा, ठीक है बड़ा फेमस। तो चलो वो अलग बात, वो तो देखो भगवान का जगह है, वहां पर लोग खरीदने जाते हैं, लेकिन ये पेटेंट कॉपीराइट इज वेरी प्रॉब्लम, बड़े बड़े केस में फंस जाते हैं। सैमसंग और एप्पल के बीच में, अमेरिका में जाओगे अमेरिकन कोर्ट में, सैमसंग कम से कम, सैमसंग के नाम पे एप्पल ने कोर्ट केस करके रखा है। किस केस में, कि एप्पल का मानना है कि सैमसंग उसको कॉपी किया, ये अमेरिकन कोर्ट को मिलेगा यूएस में। और तुम साउथ कोरिया जाओ, सैमसंग जहाँ का है, ठीक है वहां पर जाके देखोगे एप्पल के नाम पे पेटेंट का केस रखा हो, ये इधर केस बनाते हैं, वो उधर केस बनाते हैं, वो बोलते हैं तुम मेरे को कॉपी किया, वो बोलते हैं तुम मेरे को कॉपी। अब ऐसे कोर्ट केस चलता है, देखो उनके पास पैसा है, लॉयर ये उसका अपना रखता है, वो अपना रखता है, चलता है, लॉयर का भी पेड करते हैं। लेकिन आप बात को समझो, ये कितना इंपॉर्टेंट बात, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आली और रमन, आली कॉमर्स के स्टूडेंट है, सीए का है, उनको सारा रॉ रूल्स रेगुलेशन सब पता है, सीए हो या सीएस हो, ठीक है। सो अच्छा यहाँ पर देखो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सारा चीज आली को पता है क्योंकि वो कॉमर्स में है। सो आली अंडरस्टैंड कॉमर्शियल पॉसिबिलिटीज एंड रमन को पता है इनोवेशन, रमन को पता है इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। So they form a team to pitch for arranging funds from venture capitalists. अब आली और रमन मिलके एक टीम बन गया, जैसे मानो सुमित और साहिल मिलके एक टीम बना। साहिल मानो टेक गाई है, ठीक है, टेक गीक बोलता है ना, गीक, ठीक है जिसको टेक्नोलॉजी बोलता है गीक, ठीक है। तो तू बाकी कॉमर्स का बंदा है। अब तुम अकेला, ना तो ये अकेला चल सकता है ना तो तुम अकेला चल सकते, मिलके चलना पड़ेगा, दुनिया चेंज हो रहा है। आजकल सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैक्स सॉफ्टवेयर, जीएसटी सॉफ्टवेयर, है ना, इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर, डिजिटल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर, सब सीखना पड़ता है ना सर। तो बिना सॉफ्टवेयर के तो काम होगा नहीं। अब तुमको सॉफ्टवेयर आता नहीं और इसको टेक्नोलॉजी आता है, इसको कॉमर्स नहीं आता, तो ये काम करेगा एप्लीकेशन का। जैसे आली इक्वल्स टू साहिल, नहीं सॉरी,
सुमित इक्वल्स टू आली, ठीक है, और साहिल इक्वल्स टू, बात समझ में आया? हाँ, तो टीम बनाओ। फिर जाके वेंचर कैपिटलिस्ट कौन है सर? हु इज वेंचर कैपिटलिस्ट? वेंचर कैपिटलिस्ट किसको बोले? ये आपको बिजनेस करने का पैसा देगा, ऐसे नहीं देगा। जैसे आप लोग ये देखते हो ना, टीवी में एक प्रोग्राम होता है, क्या नाम है, शार्क टैंक। वो लोग जो लोगों के बिजनेस में पैसा लगाते हैं वो वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर माने बिजनेस, कैपिटलिस्ट माने पूंजीवादी, नहीं पूंजी वाला आदमी। जिसके पास पैसा है वो लोगों के आइडिया पे पैसा लगाता है, आइडिया पे, आइडिया के एग्जीक्यूशन। खाली गुलाब नहीं, क्या हुआ, गरम लग रहा है? हाँ? क्या हुआ, नाक बंद है, खुल गया। वेंचर कैपिटल समझ पाए सर? तब जाके बने, टीम बनाना पड़ता है। तो हमेशा अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया चल रहा है ना, कोई टेक्नोलॉजिकल दोस्त को हायर करो, हायर मैंने नहीं, उसको बोलो कि भाई चलो पार्टनर बनते हैं। और जिसको कॉमर्स पता है उसको बोलो कि भाई चलो बिजनेस बनाओ। जैसे आप लोग कॉमर्स के बंदे हो, आप लोग चाहो तो आप लोग भी थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी सीख सकते हो। मुझे पता है कुछ चीजें, मैं आप लोगों को सबको बता दूँ, साहिल को भी बताता हूँ, बाकी इसको भी सीखने में अच्छा है। पहले भी कुछ लोगों को मैं सिखा के रखा, वो अपना बिजनेस नहीं यूज कर रहे। थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी आप भी कर सकते हो। हाँ, मैं ऑब्वियसली ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग कंप्यूटर इंजीनियर बन जाओगे, लेकिन एटलीस्ट बिजनेस को डेवलप करने के लिए जितना जरूरी है इतना तो मैं भी आप लोगों को बता सकता हूँ। और लोग करते हैं। एक स्टूडेंट है मेरा न्यू टाउन में, काफी पुराना स्टूडेंट है, उसका एक ग्रोसरी स्टोर था। आप बिलीव नहीं करोगे, पहले वो पानी देता था लोगों के घर घर में, डिस्ट्रीब्यूट करता था, क्योंकि अपना पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए करता था। अभी वो पानी देता नहीं है, उसका पानी का चार चार प्लांट है, उसके पास कम से कम 10 आदमी काम करते हैं। 4 प्लांट बिठा लिया और 4 सेंटर पॉइंट बिठा लिया, जहां पर लोग पानी कलेक्ट करता है, पानी कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब वो घर घर में लेके पानी नहीं देता है, उसका 4 प्लांट। क्यों कर सकता हूँ? कैसे कर? आज वो लाखों कमाते हैं। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कभी जरूरत मिले तो मीट भी करा, ठीक है। सीरियसली इंस्पिरेशनल कहानी है सर। जो बच्चा घर घर में पानी देता था, अपना पढ़ाई कंप्लीट किया, कॉमर्स को कंप्लीट किया, कॉस्टिंग को काफी अच्छे से पढ़ा। मैम के पास तो कॉस्टिंग अपने बिजनेस के लिए पढ़ता था, बीकॉम में फेल हो गया। फिर हम लोगों के पास पढ़ते पढ़ते उसको बिजनेस करने का और मजा आ गया। पहले सोचता था कि बेकार है जिंदगी, फिर बाद में पता चला जिंदगी बेकार नहीं, जिंदगी में बड़ा मजा है अगर उसको समझा जाए तो। आज जाके लाखों से भी ज्यादा कमाते हैं, 10 लोगों को काम पे रखा है। पहले फेल करता था, फिर फेल करके बाद आया था पढ़ने के लिए। तो क्या कॉलेज पास नहीं हो सकता? मेरे कॉलेज छोड़, फिर और भी क्या हो सकता है तो बाद में कर रहा है। एक लड़का है, उसका लेदर का फैक्ट्री है, वो भी सिमिलर टाइप में ऑनलाइन चीजों को, टेक्नोलॉजी को समझा, कॉमर्स भी पढ़ा, सीए इंटरमीडिएट या सीएम इंटरमीडिएट पास किया। अभी पापा का उसका लेदर का फैक्ट्री है, तो बड़ा गजब का लेदर फैक्ट्री चला रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं होता, उसके एप्लीकेशन भी। जिसका मन हो वही कर सकता। पढ़ाई करके जब जब पढ़ाई का एप्लीकेशन ना हो तो क्या फायदा। चलो आगे बढ़ो। तो लीगल प्रोसेस, टैक्स पॉलिसीज, बिजनेस रेस्ट्रिक्शन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैंने पीएल बैलेंस शीट का जो रिपोर्ट करना ऑफ एनी नेशन फॉलोज फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिसी। ये सारा चीज गवर्नमेंट पॉलिसी पे डिपेंड करता है। जैसे एवरी क्वार्टर हर कंपनी का एक एनुअल रिपोर्ट आता है, हर क्वार्टर। जैसे अभी अक्टूबर खत्म होने वाला है ना, अब 4th क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, हर कंपनी का अकाउंटिंग रिपोर्ट। आप लोग जब फॉर्म में काम करोगे, ट्रेनिंग करोगे, आप लोगों को भी बनाना पड़ेगा। उस रिपोर्ट में क्या रहता है, कंपनी क्या काम करे, उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट, उसका मैनेजमेंट रिपोर्ट सारा सबमिट करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट रूल में ऑडिट रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि कंपनी कंपनी का बिजनेस देख के लोग शेयर में पैसा लगाते हैं। अगर लगता है कि अच्छा कर रहे हैं। और ऑडिटर का काम क्या है? ऑडिटर का काम ये है, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिट करता है, उसका काम यह है कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, उसका प्रॉपर सही बात का ट्रू एंड फेयर व्यू बता, ये ऑडिटर का काम। फिर उस रिपोर्ट दुनिया देखता है, फिर उस रिपोर्ट के ऊपर बेस करके होता है। अब ये पॉलिसी किसने तो बनाया होगा? किसने बनाया? सरकार ने बनाया होगा। अब मानो सरकार ने ऐसे कोई पॉलिसी नहीं रखी,
तो फिर बिजनेस में क्या डेवलपमेंट? छोटी सी बात है, बट बात में दम है। यहाँ बीच बीच में कुछ लोग हैं जो घोटाला करते हैं, वो अलग। करप्टेड लोग देश का बदबू होता है। कोई भी करप्टेड बंदा देश के लिए क्या है? बदबू है ना, दुर्गंध फैला है। एक करप्शन पूरा कम्युनिटी को बर्बाद करता ही नहीं करता। कोई एक कम्युनिटी के निकल से एक बार लड़का खराब काम कर दिया, पूरा कौम का नाम खराब है। लेकिन ऐसा थोड़ी है, इंसान खराब होता है, कौम थोड़ी खराब होता है। कोई एक पर्टिकुलर इंसान का गलत काम कौम को खराब कर देता है कि नहीं करता? वही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना। तो इसलिए सरकार का पॉलिसी तो है, अब कोई अगर खराब करेगा बोलो सीने क्वा नॉन, गवर्नमेंट पॉलिसीज आर सीने क्वा नॉन फॉर ऑल स्फीयर्स ऑफ द इकोनॉमी। सीने क्वा नॉन माने ये एक लैटिन फ्रेज है। ये जो फ्रेज है सीने क्वा नॉन, आप इसको गूगल करो आपको मिलेगा। सीने क्वा नॉन का मतलब ये लॉ में यूज होता है। सीने क्वा नॉन दिखाई दे रहा है जो लोग ऑनलाइन में देख रहे हो सर? लैटिन फ्रेज है, लॉ में यूज होता है। एन एसेंशियल कंडीशन, थिंग्स दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। समझ में आ रहा है? सीने क्वा नॉन माने क्या हो गया? एकदम एब्सोल्युटली नेसेसरी, ठीक है, जिसके बिना बात हो ही नहीं सकता। तो गवर्नमेंट पॉलिसी के बिना बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसीलिए कोई कोई कहता है आम आदमी को कुछ नॉलेज नहीं है ना सर, कॉमन मैन को उतना नॉलेज नहीं। मैं एक रिक्शा वाले से बात कर रहा था उसकी, समझ रहे हो सर? उस दिन एक रिक्शा वाले से बात कर रहा था कि क्या लगता है हमारा ये पश्चिम बंगाल का सरकार बदलेगा? ऐसे ही उसको पूछा, तो बोलता है कि आप बदल तो जाना चाहिए। रिक्शा वाले को क्यों पूछा? कि ये तो आम आदमी है ना, इसके इन लोगों के मन में क्या चल रहा है जानना चाहिए ना। तो मैं ऐसे ही पूछा कि क्या लगता है सरकार सही है कि गलत, चेंज करना चाहिए? क्योंकि राजस्थान मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में हर 5-5 साल में चेंज होता है, तो बंगाल में क्यों नहीं चेंज हुआ? तो पहले तो बोला चेंज होना चाहिए, फिर जब मैं रिक्शा से उतर रहा तब तो बोल रहे हैं चेंज तो करना चाहते हैं पर जे जाए लौका सही है। मेरे को ऐसा लगता है जो भी लंका में जाते हैं वो रावण के जैसे ही होगा। मैंने चाहे अगर आज तृणमूल का सरकार है, कल बीजेपी भी आ जाए तो वही काम करेगा जो तृणमूल गवर्नमेंट का है। लेकिन एक प्रॉब्लम, फिर मैंने उनको बोला मेरा पर्सनल मानना है, ठीक है रावण का भी तो सत्ता बदल सकता है, बदलाव ना, कुछ तो ना अलग देखने को मिल सकता। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर, रिक्शा वालों को शायद समझ नहीं है, लेकिन उनको समझना जरूरी है। आज जो भी पार्टी चलाते, चाहे देश के लिए भी सेंट्रल के लिए भी, अगर 10-12 साल 15 साल बाद अगर चेंज नहीं होगा, कोई और नहीं आएगा पॉलिसी चेंज करने, तो शायद प्रॉब्लम। क्योंकि कभी कभी ना कुछ चीजें ना थम जाता, और थमना बहुत खराब चीज। इसीलिए शायद आम पॉलिटिक्स में चेंजेस नहीं दिखेगा, लेकिन पॉलिसी मेकर्स जो चेंज करते हैं ना उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। ये बहुत बड़ी चीज, शायद आप लोग बात समझ पा रहे हैं। क्योंकि पॉलिसी चेंज तो ऊपर से होता है, ये नीचे का पॉलिटिशियन को देख के थोड़ी ना राजनीति समझ में आएगा। पॉलिटिशियन का मतलब क्या हो? जो पॉलिसी में काम करते हैं वो होता है पॉलिटिशियन, राजनीतिविद। हम लोग ये जो छिचोड़े दोना देखता है ना सर, रस्ते का राजनीति, इसमें क्या राजनीति, इसमें कुछ नहीं। तो इसलिए समझना ये चाहिए कि पॉलिसी में चेंज हो सकता है, उम्मीद से दुनिया कायम है। इसलिए उम्मीद रखना चाहिए कि नया सरकार बनाते हैं शायद पॉलिसी चेंज हो जाए। पॉलिसी चेंज हो जाए तो शायद किस्मत बदल जाए, क्या पता किस्मत बदल जाए, ना कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो जाए, जरूरत पूरा हो जाए। क्यों सिमिलर काइंड ऑफ सोच रखते? ऐसे थोड़ी होता है कि इसने मेरे को ये वाला सरकार में मेरे पापा को जो जॉब मिला तो मेरे को भी मिलेगा। नहीं सर, वो जमाना अलग था कि जमाना अलग। ऐसा नहीं है, कभी भी किसी को कभी भी कुछ भी मिल सकता है, लेकिन पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट जो सरकार बनाता है। अब not only the business startups by young entrepreneurs like Raman and Ali, but also the large scale enterprise and multinational corporations are impacted by government policies. ये कोई सिंगल हैंडेडली एक रमन अली का कहानी नहीं है, किसी भी लार्ज कॉर्पोरेशन के लिए भी सेम बात लागू होता है। जैसे एक 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 एग्जांपल है केस स्टडीज।
इन बांग्लादेश, बांग्लादेश हमारे पड़ोसी देश है, वहाँ का देश का एक पॉलिसी है कि वो लोग ना, क्योंकि देखो बांग्लादेश का इकोनॉमी इंडिया की तरह ही है, पर इंडिया में आपको अपर लेवल इकोनॉमी भी देखने को मिलता है जो बांग्लादेश में भी नहीं है। ऑन एन एवरेज इंडिया बांग्लादेश के इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन बांग्लादेश में अपग्रेडेशन अभी नहीं है जो इंडिया में आ चुका है, उस हिसाब से। तो बांग्लादेश में अभी भी स्टेट पॉलिसी है कि वो लोग ना फॉरेन कार को, सेकेंड हैंड कार को अलाउ कर, बात नहीं समझे? हाँ, सेकेंड हैंड कार माने उनके कंट्री में, जैसे मानो कि कोई विदेश में या इंडिया में कोई कार 2-3 साल पुराना हो गया, उसको वहां पर, जैसे हमारे देश में मर्सिडीज ऑडी वगैरह सेकेंड हैंड ज्यादा बिकती है। तुम न्यू टाउन में जाओगे तो वहां पर तुमको जो मर्सिडीज ऑडी वगैरह का शोरूम दिखेगा ना, और वो मैंने फर्स्ट हैंड नहीं, मैक्सिमम सेकेंड हैंड। हम लोग सिर्फ लग्जरी कार में सेकेंड हैंड को, बांग्लादेश में नॉर्मल कार में भी सेकेंड हैंड, लेकिन नॉर्मल जो मैक्सिमम कार है इंडिया वो प्रोड्यूस कर सकता है। हमारे देश में सिर्फ लग्जरी कार का प्रोडक्शन कोई कंपनी ज्यादा नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि ज्यादा लग्जरी कार लोग खरीदते नहीं है, थोड़ा बहुत जितना जरूरत होता है, 1 साल 1.5 साल जितना भी चला है, उसके बाद सेकेंड हैंड शोरूम बना के, क्योंकि मानो 1.5 करोड़ 2 करोड़ का कार है, सेकेंड हैंड में भी 1 करोड़ में बिकता है, 80 लाख में बिकता है। इंडिया में कितना ही लोग होते हैं जो 80 लाख 90 लाख का कार खरीदेगा? न्यूटन में तुम लोग अगर जाओगे सिटी सेंटर 2 पे क्रॉस करने के बाद तुमको काफी सारा शोरूम नजर है, थोड़ा अंदर जाके देखना, बात करना, पता लगेगा। इवन तुम अगर इधर साइंस सिटी क्रॉस करके इधर से साहिल आता है, इधर भी जाओगे, उधर भी काफी गाड़ी का शोरूम है, तो उत्तर पंचानन में, फिर उसके बाद वीआईपी बाजार, वहाँ पर भी आसपास में काफी शोरूम है। इवन पार्क सर्कस के रोड में, जो साइंस सिटी से पार्क सर्कस की तरफ जा रहा है, उधर भी काफी सारे। अगर तुमको कहीं पर भी लग्जरी कार दिखे, लाइक BMW, मर्सिडीज, ठीक है, इस तरह का, तो जाके पूछना कि फर्स्ट हैंड शोरूम के, तुम्हें कम दिखेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें परसेंटेज में कम दिखेगा। तो बांग्लादेश सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं, इसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि एक तो बांग्लादेश में अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हिसाब से हुआ नहीं है, तो जैसे कि टोयोटा स्टीयर्स दिस पॉलिसी टू देयर फेवर, सेकेंड हैंड टोयोटा कार सोल्ड इन नंबर थ्रू टोयोटा अप्रूव्ड डीलर्स इन ढाका। इसको बोलते हैं रिफर्बिश्ड, जैसे हमारे देश में आईफोन रिफर्बिश्ड चलता है ना, ऐसा refurbished are collected from buyback schemes are sold in Dhaka market. Toyota manage several service stations in the cities of Dhaka. लेकिन ज्यादातर सेकेंड हैंड चिटागोंग में, राजशाही में, टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस। तो ये बांग्लादेश का स्टेट पॉलिसी। अब आप बोलोगे सर हम लोग भारत में है कि बांग्लादेश में? सवाल है ना। सर ये बताया जा रहा है कि आप, बांग्लादेश हमारे पड़ोसी हैं, वो एक अलग पॉलिसी मेकर के थ्रू से चलता है। साइड में आप भारत को देखें, इन इंडिया एज गवर्नमेंट पॉलिसी, no foreign car manufacturers are allowed to sell imported cars. They need to form a wholly owned Indian subsidiary. अरे अगर आपको इंडिया में कार बेचना है तो इंडिया में तुमको कंपनी बनाना पड़ेगा, लेकिन बांग्लादेश में फॉरेन कंपनी जाके अपना कार बेच सकता है, लेकिन इंडिया में अगर आपको कार बेचना है तो इंडिया में कंपनी पहले बनाना, मैन्युफैक्चर ना भी करो तो चलेगा, लेकिन पहले इंडियन कंपनी, पहले इंडियन सब्सिडियरी। जैसे निसान, टोयोटा, ये डायरेक्टली इंडिया में काम नहीं कर सकते, इनको इंडिया में किसी का सब्सिडियरी बने, इंडिया में उन्हीं का सब्सिडियरी बनेगा, फिर वो कंपनी इंडिया में काम करेगी। हाँ, लग्जरी करके बात समझ में आ रही है? दोनों कंट्री का पॉलिसी में फर्क दिख रहा हो? टोयोटा मैन्युफैक्चर कार्स इन इंडिया एज ए जॉइंट वेंचर विद किर्लोस्कर मोटर। किर्लोस्कर इंजन बनाते हैं, जनरेटर बनाते हैं, बड़ा फेमस कंपनी किर्लोस्कर, नाम सुने हो? सर्च करना आगे जाके, हर चीज का जनरेटर वगैरह बहुत सारे चीज किर्लोस्कर में। तो ये होता है गवर्नमेंट पॉलिसी जो इम्पैक्ट करता है। हाँ, शुरू में थोड़ा दिक्कत होता है, स्टार्टिंग में एक कंट्री को चलाने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में बड़ा हेल्प होता है इसका। बात समझ में आ रहा है? शुरू में लगेगा कि भाई हमारे देश में तो कार ही नहीं है, ऐसे आजकल पाकिस्तान बड़ा चिंता में पड़ा। पाकिस्तान में अगर अभी भी पाकिस्तान की कोई वीडियो देखते हो, वीडियो में मैं देखता हूँ कभी कभी, पाकिस्तान में अभी भी ना, हमारे देश में जैसे हीरो होंडा कार बाइक है ना सर, जो पुराने जमाने का हीरो होंडा बाइक, पाकिस्तान में वैसा बाइक का दाम 1.5 लाख 2 लाख।
मजाक नहीं करता। हाँ, जैसे हमारे देश में हीरोंडा गाड़ी नहीं है, हीरोंडा सिटी 100, हीरोंडा स्प्लेंडर टाइप का नहीं है, हाँ, टू व्हीलर का बात कर। पाकिस्तान में वैसा, मैंने जो बाइक है वैसा ही कार, मैंने मैक्सिमम वैसा ही कार देखी, बाइक देखी, उसी का दाम प्राय 1.5 लाख के आसपास। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि पाकिस्तान ना अपना मैन्युफैक्चरिंग डेवलप नहीं कर पाता। खुद का मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करता तो आज हम लोग आज रॉयल एनफील्ड बना रहे थे, हम लोग हायाबुसा को चैलेंज कर रहे हैं हम लोग। क्या नाम है बोलो, रॉयल एनफील्ड का सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूट क्या नाम है कंपनी का? हाँ, हायाबुसा, हायाबुसा। और एक कंपनी है, नाम भूल रहा हूँ, जो रॉयल एनफील्ड का सबसे बड़ा है, कावासाकी में, कावासाकी में, ये इसको पता होगा। क्रिश, क्रिश है क्लास में, क्रिश क्या नाम है रे, वो रॉयल एनफील्ड का सब्स्टिट्यूट गाड़ी का नाम क्या है? आवाज नहीं आ रहा। हाँ बोल, बोल रहा हूँ। रिसेंटली होंडा के साथ ज्वाइंट वेंचर कर, होंडा के साथ, हीरो के साथ ज्वाइंट वेंचर कर, वो वाला कर, जो रॉयल एनफील्ड वाला, हीरो के साथ कर, बजाज के साथ। क्या क्या नाम क्या है, मैं केस स्टडी करा था क्लास में, नाम याद नहीं था। जो भी हो, मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा कि देश की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि आज भारत भी आजाद हुआ। कुछ दिन एक्चुअली पाकिस्तान का ही यूट्यूबर, एक न्यूज एंकर टाइप का, बता रहा था कि देखो आजाद पाकिस्तान भी हुआ था, आजाद इंडिया भी हुआ। 75 साल में हम कहाँ गए और 75 साल में वो कहाँ गए, तो इसी का वही बता रहा डिफरेंसेस कि टेक्नोलॉजी में भारत किस तरह का तरक्की कर गया और टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कहाँ रह गया, उसी का फर्क बताने का कोशिश। हार्ले डेविडसन, बाइक का नाम याद है, हार्ले डेविडसन, ठीक है। हार्ले डेविडसन का टक्कर है रॉयल एनफील्ड, मजाक है, पहले कोई सोच भी नहीं पाता था हार्ले डेविडसन को टक्कर दे रहा है। अब हार्ले डेविडसन सोच रहे कि इंडिया आएगा और उसके लिए डायरेक्ट नहीं आ सकता, हीरो के साथ जॉइंट वेंचर कर रहा है, क्योंकि इंडिया में डायरेक्ट आना परमिशन नहीं है। और बजाज के साथ एक यूके का एक कंपनी है, वो जॉइंट वेंचर किया है, नाम मैं याद नहीं करता। समझ में आ रहा है सर, देश तरक्की करेगा, हमारे देश में ये चीज, जैसे आज आईफोन भी हम लोग बना लेंगे कुछ दिन, ऑलरेडी बनना चालू, ठीक है, फिर एक दिन देखना कि आईफोन जैसा प्रोडक्ट इंडिया में खुद डेवलप, समय लगेगा थोड़ा, पर इंडिया कैन बी। ये देश के पॉलिसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। नीचे देखो और भी इस तरह का और भी एग्जांपल्स हैं। हेवी व्हीकल मैन्युफैक्चर वॉल्वो, एज पर फॉलो द पॉलिसी ऑफ, जैसे वॉल्वो बास होता है ना, वॉल्वो ट्रक, वॉल्वो बास, देखे हो? हाँ, ठीक है, ये भी फॉरेन कंपनी है, पर धीरे धीरे इंडिया में ये सब डेवलपमेंट हुआ और आज इंडिया वॉल्वो बस भी बना रहा है और सिमिलर काइंड ऑफ बस भी इंडिया डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से, तो एक देश का पॉलिसी, तो फिर क्या मतलब निकला सर, ये जो हम लोग इतना देर से जो कहानी बता रहे थे आपको केस स्टडीज में, एक एक टेक्नोलॉजिकल स्टूडेंट और एक कॉमर्स के स्टूडेंट्स क्या कर सकता है देश के लिए, लेकिन दोनों को मिलना पड़ेगा, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके नहीं, सबको बता के पब्लिकली, पहले चुपके मिलो, अपना पॉलिसी किसी के साथ शेयर ना करो, ठीक है, इसको सीक्रेट रखो, लेकिन जब दो दिल मिल जाए तब दुनिया को बताओ कि हम मिल गए, बिजनेस करना है हमारा, समझे कि नहीं सर? तो ये इस तरह से टेक्नोलॉजी और बिजनेस को मैच करना चाहिए। कुछ इंजीनियरिंग दोस्त है आप लोगों का, फ्रेंड है कोई कंप्यूटर साइंस में, तो मानो कि कोई इंजीनियर दोस्त है, नॉर्मल हमारे देश में कल्चर कैसा है मैं बता, और मानो कि आपका कोई साइंस वाला दोस्त है ना, वो आपको छोटा करेगा, देखो हम साइंस पढ़ते हैं, आप कॉमर्स पढ़ते हैं, बस उस साइंस वाले दोस्त को एक चीज बताना कि भाई साइंस पढ़ने के बाद तुम क्या करोगे, जो तुमको छोटा करेगा, जो तुमको नीचे एग्जैक्टली, वो पढ़ रहे हैं जॉब के लिए उसको लग रहा है नौकरी मिलेगा, फिर उनको जाके बोलना कि मानो कि वो कंप्यूटर साइंस का है, वो आगे जाके टीसीएस में काम करेगा, विप्रो में काम करेगा, और कहाँ काम करेगा, कॉग्निजेंट में काम करेगा, या फिर कोई
मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में काम करेगा और कहाँ काम करेगा। ज्यादातर तो आईटी सर्विस ही है देश में। तो ये आईटी सर्विस करता क्या है? ये तो बिजनेस है। ये क्या करता है? ये दूसरे का बिजनेस ही करता है। तो बिजनेस को चलाने के लिए साइंस का जरूरत है, और साइंस रहेगा तो बिजनेस डेवलप करता है एक दूसरे के लिए। अकेला अकेला कोई नहीं कर सकता। बिजनेस फिर भी चल जाएगा ट्रेडिशन में, बट साइंस कैसे चलेगा? साइंस अपनी जगह में है, पर उसका एप्लीकेशन ना हो तो साइंस बेकार है। आप सोचो कि आपने कुछ फॉर्मूला डेवलप किया, पर उस फॉर्मूला के साथ आप कुछ इनकम नहीं करोगे तो फिर आपका गुजारा कैसे चलेगा? वेरी सिंपल बात। आपको बहुत कुछ आता है, पर आप मुझे बताओ, आपका जो नॉलेज है वो अगर आपकी लेबोरेटरी में ही खत्म हो जाता है तो फिर आपका फैमिली चलेगा कैसे? देश का डेवलपमेंट होगा कैसे? फेसबुक बनाने के बाद मार्क जुकरबर्ग अगर अपना सोशल साइट सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ही रख देता, तो क्या आज वो फेसबुक बना पाता? आज मेटा बनता? वेरी सिंपल बात ना सर। यही बात तो समझना है। टेक्नोलॉजी है, पर आज अगर फेसबुक टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके ही तो बिजनेस कर रहा है। आज लोग फेसबुक मार्केटिंग करने के लिए पागल हो रहा है, लेकिन फेसबुक जो है वो एक्चुअली एक हार्वर्ड कनेक्ट है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में एक सोशल साइट। उसी का कॉपीराइट परचेज किया किसने? जुकरबर्ग ने। और उसी कॉपीराइट के बेस करके ट्विटर का जो ओनर था वो उसके पे पैसा लगाया, तब जाके आज जुकरबर्ग इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? खोपड़ी में जा रहा है सर? ऐसे ही नहीं बनता है बिजनेस। कॉमर्स और साइंस मिलके बना सकता है, अकेला के नहीं। आर्ट्स भी मिल किसमें आता है सर? फेसबुक पेज सुंदर देखने को होगा, उसके लिए आर्टिस्टिक सोच भी तो होना चाहिए। मानो कि इंटरफेस बोलते हैं ना, इंटरफेस, इंटरफेस समझते हो? हाँ, तो अगर मानो जो इंटरफेस है उसमें वो अभी भी पुराने जमाने का अगर इंटरफेस यूज करता है, उसमें तुमको मजा नहीं आएगा। जैसे कंप्यूटर में एक चीज सिखा देते हैं, डॉस। डॉस डॉस बेस्ड एक काम है। हाँ, आजकल जीआई यूज होता है, ग्राफिकल इंटरफेस। लेकिन अभी भी कोई कोई प्रोग्रामिंग डॉस में भी चलता है। ठीक है, तो ज्यादातर लोग डॉस पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि डॉस थोड़ा पुराने सिस्टम का है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन नहीं आएगा, आपका आर्टिस्टिक दिमाग अगर आगे नहीं बढ़ेगा, तो फिर बिजनेस भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आर्ट्स का भी जरूरत है, और बिना आर्ट्स का तो कुछ भी नहीं होता। आर्ट्स इज एवरीथिंग। घर सुंदर होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, कहाँ कौन सा कलर सही सूटेबल होता है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये समझ में आ रहा है? भूमिशा, मानसी, क्रिश, आप लोग समझ पा रहे हैं ये सब? नो? Yes, sir. अच्छा, पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया। अब पॉलिसी फ्रेमवर्क आज से नहीं बन रहा है सर, एंशिएंट टाइम से। एंशिएंट टाइम मीन्स प्राचीन काल। अब थोड़ा इतिहास पढ़ाएंगे सर, ठीक है? अभी मैं कुछ देर के लिए हिस्ट्री टीचर बनूंगा। सुनो सर, ध्यान से सुनो। मैं अभी हिस्ट्री टीचर बन रहा हूँ सर। प्राचीन जमाने में भारत का कुछ पुराने विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज का नाम सुन। तक्षशिला। तक्षशिला आज के पाकिस्तान में। तक्षशिला इज इन टुडेज पाकिस्तान, इस्लामाबाद के पास ही, एकदम पास। इस्लामाबाद का जो मेन सिटी है, जो पाकिस्तान का कैपिटल है, उस वहां से 30 किलोमीटर दूर वो म्यूजियम बना के रखा है। पर कोई पाकिस्तान जाता ही नहीं है, क्या देखेगा? पाकिस्तान में लोग जाएगा, इंटरनेशनल लोग जा ही नहीं पाते डर के मारे। यही बम ना गिर जाए, वहां आतंकवाद में हमला ना हो जाए, पूरा पूरी एकदम पॉलिटिकली डिस्टर्ब। तो जो भी हो, ये पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि कैसा देश वो बनाना चाहते हैं। और पंगा किससे ले रहा है? इंडिया से। कोई मतलब नहीं है ना सर। हमारे से दोस्ती अच्छा है, और फालतू का हमें ये दे दो वो दे दो बंद करना चाहिए। सिंपल, कोई लॉजिक नहीं बनता। दोस्ती कर लो, और अपना जो फालतू का डिमांड है उसको बंद कर दो। चुपचाप दोस्त बन के रहो, छोटा भाई की तरह रहो। तुम भी तरक्की करो, मैं भी तरक्की करता हूँ। तुम्हारा भाषा भी अच्छा मेरे जैसा है, तुम्हारा खाना भी मेरे जैसा है, तुम लोग देखने में भी हमारे जैसे। तुम्हारा जीन और हमारा जीन भी सेम, कोई फर्क नहीं।
तुम्हारा दादा पढ़ता था, हमारा दादा पढ़ता था, सेम, सब एक। फालतू का दिमाग में जो भूसा भरा है वो भूसा को निकालना चाहिए। हम लोगों को अटैक करने के लिए एटॉमिक बॉम्ब बना, कोई मतलब नहीं इतना पैसा एटॉमिक बॉम्ब में खर्चा करके। भारत तो कभी ये सब चाहता ही नहीं था, इसलिए देरी देरी करके कर रहा है, क्योंकि भारत को ना अच्छा नहीं लगता लोगों को मारना। फालतू में जाके यहाँ बॉम्ब गिरा दो, वहां बॉम्ब गिरा दो। देख रहे हो मिडिल ईस्ट में क्या कर रहे हैं, सिर्फ मारा मारी, सिर्फ मारा। इनको अभी मतलब सिविलाइज होने में काफी टाइम लगेगा। इनका भी जड़ बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि सोच बड़ा होना चाहिए, तब जगह मारपीट बंद हो। यूरोपियन लोग भी बहुत बदमाश थे, ये शांति पसंद नहीं करते, दे रियली डोंट लाइक पीस। इनको बहुत सीखना है। होते हैं ना, सभ्य होता है, सभ्य समझते हो, सिविलाइज होना, शांति के लिए ना कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए ना वो इसी को बोलते हैं जीना, जियो और जीने दो। कैसे संभव है? तो लोगों इसको मार देंगे, उसको उड़ा देंगे, ये कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक है। जो भी हो, आजकल तक्षशिला पाकिस्तान में है। अच्छा, जो बिहार वाले हैं सर, वैशाली, वैशाली एज वेल एज नालंदा। सर वैशाली कुछ कम नहीं है, लोग वैशाली के बारे में जानते नहीं हो। नालंदा तो जानते हो सर, पर वैशाली को भी जानो। कभी हो सके पटना से ज्यादा दूर नहीं है, गंगा के उस पार है। पटना गंगा के इस पार और वैशाली उस पार, ऐसा है मैं जितना जान रहा हूँ। वैशाली बुद्धिस्ट लोगों के टाइम पे सबसे ज्यादा डेवलप किया था, और प्राचीन काल में वैशाली नगरी सबसे बड़ा राज्य भी हुआ करता। तो ये वैशाली, नालंदा, नालंदा तो सर 1.5 महीने से सिर्फ जला है। नालंदा का किताब जलता रहा, जलता रहा। खिलजी आया था ना अफगानिस्तान से या कहाँ से, अलाउद्दीन खिलजी, पूरा आग लगा दिया। जलता गया, जलता गया, जलता गया। क्यों? किसी भी देश को खत्म करना है, सबसे पहले उसका ज्ञान को खत्म करना। ये है प्रोपागंडा। प्रोपागंडा समझते हो? प्रोपागंडा है नहीं, साजिश, ठीक है। हाँ, हाँ, एक तरीका, ठीक है। प्रोपागंडा अच्छा भी होता है, प्रोपागंडा खराब भी होता है, ठीक है। ये साजिश होता है। अच्छा तुम बताओ, कॉलेज को जलाने का क्या? आज के डेट में तो कोई कॉलेज को जलाने का फायदा नहीं, क्योंकि कोई अच्छा चीज पे है नहीं। आज के डेट में कोई कॉलेज को जला भी तो क्या है, कुछ नहीं है। हाँ? नुकसान नहीं होगा, सही बोला। तो खिलजी का पूरा एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट यही था, ये सबसे पहले यूनिवर्सिटी को खत्म, क्योंकि नालंदा में पूरा दुनिया भर से, जैसे आज हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड में जाते हैं सब। आज की डेट का सबसे फेमस यूनिवर्सिटी हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, ठीक है, कैम्ब्रिज है। रिसेंटली गजब का चीज हुआ, पता है आपको? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, सॉरी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड तो यूएस में, कैम्ब्रिज लंदन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राम राम कथा हुआ, वो भी 15 डेज, 15 दिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुआ। सोचो, यूरोपियन नेशंस, फुल्ली क्रिश्चियन कम्युनिटी, उसके बीच में कॉलेज के अंदर 15 दिन राम कथा। कैन यू इमेजिन? उसमें ऋषि सुनक में यूके प्राइम मिनिस्टर खुद एक दिन आया, और किसने किया? एक बहुत फेमस कथावाचक है, अगर आप लोग नाम सुने हो कि नहीं आई डोंट नो, क्योंकि आप लोग सब पता नहीं ये सब खोज रखते हो कि नहीं, मैं थोड़ा रखता हूँ देश के लिए। मुरारी बापू बोल के एक बहुत ही फेमस गुजराती प्रीचर है, प्रीचर नहीं, वो धर्म का प्रचारक नहीं है, वो राम कथा बोलते हैं, रामचरितमानस पढ़ के लोगों को बताते हैं, जीवन में उसका मतलब बताते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि उसके पीछे का साइंस, जो विज्ञान है, जो लोगों को एक करता है, उसके बारे में। सिंपल, कुछ नहीं करते, कोई धर्म परिवर्तन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि वहां पर जाकर वो क्रिश्चियन को हिंदू बनाने का, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं तो कैम्ब्रिज के भी परमिशन नहीं मिलता, वो लोगों को सीख देने गया है। सिंपल। भारत का जो नॉलेज है, रामचरितमानस के थ्रू राम का चरित्र जानो, और उसको संस्कृत में श्लोक है, और उसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट किया, और फिर सारे ब्रिटिश के सामने जाके 15 दिन लगातार, जो देखेगा यूट्यूब में मिलेगा, मुरारी बापू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बोल के लिखना आ जाए। कैम्ब्रिज का पूरे यूनिवर्सिटी हॉल में हो रहा है, देखो तो जानो कैसे।
और अगर सुनने का दम है तो सुनना, 1.5-2 घंटे का प्रोग्राम है, शायद समझ नहीं पाओगे पर फिर भी ट्राई, जो भी हो। तो तक्षशिला, वैशाली, नालंदा, ड्यूरिंग द एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य, द ग्रेट इंटेलेक्चुअल गुरु ऑफ एम्परर। ठीक है, चाणक्य जो थे ना सर, ये इकोनॉमिस्ट थे। न्यू सिलेबस में तो चाणक्य के ऊपर स्पेशल पैरा दिया है यहाँ पर सिर्फ नाम दिया है। न्यू सिलेबस के सिलेबस में चाणक्य के ऊपर स्पेशल दिया है, चैप्टर दिया है। समझ रहे हो सर? चाणक्य द ग्रेट गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सबसे बड़ा कारनामा जानते हो क्या है? अलेक्जेंडर का रोका था। अलेक्जेंडर जो ग्रीक इन्वेंटर ही बोलूंगा, और क्या बोलूं, लोग बोलते हैं ग्रेट। ग्रेट कैसे? लोगों को मार के ग्रेट होता है? ग्रेट बोलना है तो गौतम बुद्ध को ग्रेट बोलो। अगर ग्रेट बोलना है गौतम बुद्ध को ग्रेट बोलो, क्योंकि लोगों को मारा नहीं, लोगों को धर्म सिखाया, दिल जीता लोगों का, है ना। अलेक्जेंडर को ग्रेट कैसे बोलते? सिंपल बात है सर, लोगों को मारा, डरा, डरा के अपने अंदर के। लेकिन अलेक्जेंडर इंडिया को अटैक नहीं कर पाया, किया था। अलेक्जेंडर तो नहीं कर पाया, उसका सेनापति क्या नाम है? आप लोग इतिहास भूल गए सर। इसका नाम क्या है? अलेक्जेंडर का जो मेन था, क्या नाम था, भूल गए सर। वो बाद में इंडिया में अटैक किया और बड़ा प्रॉब्लम किया। लेकिन अलेक्जेंडर को डराया था चाणक्य ने। और अफगानिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है, आज का अफगानिस्तान में तब का भारत, वहां पर जो राजा थे, पंजाब का राजा, जो पंजाब रीजन में आता था, पौरस उसका नाम, किंग पौरस। उनको बंगाली में बोलते पूर्व, राजा पूर्व। ठीक है, किंग पौरस वो पंजाब रीजन का राजा था। उनके नेतृत्व में चाणक्य ने अलेक्जेंडर को इंडिया से भगाया। और अलेक्जेंडर इंडिया के बाद और कभी और किसी देश को जय नहीं कर पाया। बोला जाता है कि वो रास्ते में ही कहीं पर डेथ हो गया और उनका बॉडी तक, हाँ? और फॉरेस्ट से हारा था, ऐसा बात नहीं है कि फॉरेस्ट से वो हार गया था, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि चाणक्य के मेन मेन कारनामा चाणक्य नहीं किया, वो उनको डराया था। अलग अलग, इतना बल तो नहीं था हम लोगों के पास, और इतना टेक्नोलॉजी नहीं था। वो लोग टेक्नोलॉजिकली काफी ये था, और कितना सारा कंट्री को जीत गया। ठीक है, और बहुत खूंखार थे वो लोग। और हमारे यहाँ पर लोगों को इतना ट्रेनिंग भी नहीं था, ये शांति से जीने वाला था। उस टाइम पे पटना का जो राजा था, पाटलिपुत्र का, धनानंद बोल के, सबसे बेकार का राजा था। लूटमार था, बहुत पैसा था, सारा दिन सिर्फ गाना सुनता था, बदमाशी करता था। अय्याशी बोलते हैं ना, अय्याशी करता था। पटना, पाटलिपुत्र। वो धनानंद के टाइम पे धनानंद के पास गया था चाणक्य कि भाई हमें साथ दो, अलेक्जेंडर को करना है, आपका साथ नहीं मिलेगा तो, क्योंकि वो आपका सेना सबसे बड़ा है, तो आपका साथ मिल जाए तो अलेक्जेंडर को इजीली हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो बोला भाई तुम एकदम, तुम बोलते बोलते बूढ़ा भिखारी, हाँ ऐसे बोला, बूढ़ा भिखारी निकल जाओ यहाँ से। तो उस जमाने में ना जो नहीं, ब्राह्मण होते थे, उनका ना सिखा होता था, चोटी होता था ऐसे, टिकी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ऐसे टिकी को अगर खुला रखना असम्मान कहा जाता था। तो बोला था कि जब तक भारत को एक ना कर दूं, वन इंडिया ने बना दो, और जब तक तुमको इस गद्दी से, पाटलिपुत्र मगध की गद्दी से ना उतार दो, और यहाँ पर कोई यज्ञ राजा को बैठा दो, तब तक मैं चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त सीखा नहीं मांगू। लिखा हुआ है इतिहास में आज भी। और वो बोला, और वो सिर्फ अलेक्जेंडर से भी नहीं लड़ा, धनानंद से भी लड़ा। अरे देश के अंदर भी लड़ रहे हैं, देश के बाहर भी लड़ रहे हैं। इसीलिए दुनिया इसको इतना याद रखते हैं। उसके बाद एक एक इकोनॉमिक किताब निकाला, ठीक है, अर्थशास्त्र बोल के, जहां पर देश का पॉलिटिक्स कैसा होना चाहिए। गूगल में मिल जाएगा, लिखो अर्थशास्त्र, चाणक्य अर्थशास्त्र मिलेगा, कंपाइल वाला मिलेगा, ओरिजिनल तो मिलना मुश्किल है। आपको मिलेगा कि देश का शासन व्यवस्था कैसा होना चाहिए, देश का पॉलिटिक्स कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर पूरा किताब है। अकाउंट्स उसको बोलते हैं, अर्थशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र। ये इसमें देखो लिखा है, देखो अर्थशास्त्र लिखा है, इट्स अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ स्टेट क्राफ्ट एंड पब्लिक पॉलिसी इन ग्रीक सिटी स्टेट्स रोमन एम्पायर। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी वाज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, फिलोसोफर्स लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल, ये ग्रीक में। ठीक है, नंबर ऑफ
discourses on public policy. During the time when Ashoka the Great ruled Magध, चंद्रगुप्त मौर्य का क्या बोलेंगे, पोता, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है अशोका, जिनके नाम पे हमारे देश में अशोक स्तंभ, अशोक चक्र, तो नेशनल फ्लैग के बीच में है ना सर, अशोक स्तंभ जो दिल्ली में रखा हुआ है, जो फाइन में भी होता है, वो जो लाइन का जो फेस है ना, वो अशोक स्तंभ अशोक के जमाने में था। उसको देखना है तो ओडिशा जाओ, ओडिशा में पुरी, पुरी से यानी पुरी नहीं, भुवनेश्वर से 10-15 किलोमीटर दूर में तुमको एक पहाड़ी मिलेगा, इसका नाम है धवलगिरी। छोटा सा पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर तुमको एक बौद्ध स्तूप मिलेगा, मंदिर मिलेगा, और वहां पर तुमको अशोक ने ना अपने ही भाइयों के साथ लड़ाई लड़ा, क्योंकि वो लोग सब बिकाऊ थे, सब बदमाश थे, देश के बारे में भी सब लूटमार कर, देश के लिए सब भाई से लड़ा, इतना गुस्सा आया कि सबको मारना पड़ा, क्योंकि सब अलेक्जेंडर को और फॉरेनर को बेचने के लिए गए। फिर अशोक ने खूंखार लड़ाई किया पूरे देश को एक करने, लेकिन वो लड़ाई देखने के बाद अशोक और लड़ाई नहीं लड़ पाया और राजगद्दी भी नहीं संन्यास ले लिया। बुद्धिस्ट रिलीजन उस टाइम पे गौतम बुद्ध का बड़ा टाइम था, तो गौतम बुद्ध को फॉलो करते हुए उनका सारा गौतम बुद्ध का सारा स्क्रिप्चर्स दुनिया भर में जो फैला वो अशोक की, दे आर फ्रॉम सेम एरा, उसी टाइम का भाई। माने जीसस क्राइस्ट जो है ना सर, उनके जन्म से कम से कम 400-500 साल पुराना बात का, जीसस क्राइस्ट के जन्म से 400-500 साल पुराना बात का, जब ये सिचुएशन हमारे देश में। इसके बाद धीरे धीरे गुप्ता एम्पायर आया, ये बहुत अच्छा टाइम था सर, गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के टाइम पे आपको कभी आप लोग इंडियन म्यूजियम विजिट करो, जब हो सके तो मैं ही आप लोगों को लेके जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एजुकेशनल टूर कर लेंगे, कोई करोगे, ठीक है, करूंगे सर, ठंडा का टाइम आने दो, ठीक है। इंडियन म्यूजियम में टैक्सेस, वहाँ पे ना तुमको अलग अलग जमाने का कॉइन देखने को मिलेगा, मुगल पीरियड का, उससे पुराना टाइम का, सीरियसली देखते ही रह जाओगे अगर इंटरेस्ट हो तभी, नहीं तो क्या है। हाँ, डिफरेंट एरा का, तो टैक्स क्या होना चाहिए, ट्रेड कैसे होना चाहिए, वारफेयर, युद्ध नीति, युद्ध कैसे करना चाहिए। जैसे हमारे देश में ना एक वारफेयर है कि हम लोग ना जो क्षत्रिय धर्म निभाते हैं, क्षत्रिय माने क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, जो लड़ते हैं देश के लिए, उसको क्षत्रिय कहते हैं। ये जो आजकल वर्ण व्यवस्था करके चिल्लाते हैं ना, हिंदू में वर्ण विभेद है, ये सब लोगों का बना हुआ है, कोई वर्ण भेद नहीं, ये जो जो काम करता है उसके बेसिस पे, जो लड़ते हैं उसे क्षत्रिय कहते हैं, जो बिजनेस करते हैं उसे वैश्य कहते हैं, जो ज्ञानी है, जो शिक्षक है उसे ब्राह्मण कहते हैं, जो वर्कर क्लास है उसे शूद्र कहते हैं। इसका कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है, ये एक्चुअली समय के साथ राजनीति है, भेदभाव का है, देश को बांटने के लिए, हमारे ऊपर रूल करने के लिए हमारे। अच्छा तुम बोलो इंग्लिश में बिजनेसमैन बोलते हैं, उसे तो संस्कृत में वैश्य, वैश्य समाज बोलते हैं, वैश्य, वैश्य माने बिजनेसमैन, इसी से आया बिजनेस, वैश्य से ही बिजनेस है, संस्कृत वर्ड से ही बिजनेस वर्ड आया, कि कोई भेदभाव वाला का केस नहीं, लेकिन लोगों को बताने के लिए कोई भी कुछ भी बोलता रहता है बिना समझे, ना जानता है कुछ भी, कुछ नहीं जानता फिर भी बोलता है। जानो, अपने इतिहास जानो, पढ़ो, समझो, नहीं समझना। अच्छा इसके बाद आता है मुगल एरा। अच्छा दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी का बात तो मैं अभी कर रहा था आपको, ठीक है, इनके टाइम पे भी वो दिल्ली में काफी दिनों तक राज किया, उस टाइम पे भी टैक्स रिफॉर्म आया। इसके बाद अकबर द ग्रेट, इसको इसलिए ग्रेट कहा जाता है अकबर को, स्टार्टिंग में ये भी बाकी मुगल लोगों की तरह ही था, खूंखार, मारपीट करने वाला, सबके ऊपर रूल करने वाला, लेकिन ये अपने एंड टाइम पे लास्ट जो 10-15 साल हैं, स्पेशली आफ्टर मैरिड टू जोधाबाई, हिंदू राजपूत फ्रॉम जयपुर, मान सिंह का बहन, मान सिंह इनका सेनापति था, तो वो लोग लड़ नहीं पाया अकबर से, तो संधि कर लिया, बहुत बेकार,
नहीं करना चाहिए। सिर्फ महाराणा प्रताप अकेला थे जो अकबर जिनसे डरता था, लेकिन अकबर महाराणा प्रताप का साथ देने के लिए कोई रेडी नहीं। लेकिन वो अलग बात है, वो उस टाइम का एक राजाओं का लड़ाई है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन अकबर को ग्रेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि लास्ट में अपनी जिंदगी का लास्ट 15-20 साल में अकबर ने देश के बारे में सोचना चाहिए, वो अपना मुगल नीति को चेंज कर। जैसे जब जिसका राज होता था तब उस मुगल पीरियड में मुस्लिम राज उस टाइम पे, तो वो सारे मुस्लिम शासन को अप्लाई करने के लिए वो क्या करता था, हिंदू समाज को मुगल लोग क्या करता था, लूटता कि भाई तुमको, जैसे अगर कोई हिंदू तीर्थ भी करने जाता था टैक्स देता था, इस तरह जिजिया कर बोलता। ऐसे हिस्टोरिकली देखा गया, ऐसे प्रूफ है, समय समय का बात है। मैं आपको यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अकबर ये सब चीज को उठाया, क्यों उसको ग्रेट कहा गया? अकबर भेदभाव को खत्म किया। ये जो भेदभाव था ना हिंदू मुस्लिम में, जो भेदभाव बाकी मुगल लोग एम्पायर लोग करता था, वो भेदभाव को खत्म किया। लेकिन इसके बाद एक इसका अकबर के बाद शाहजहां, वो भी अच्छा था, जिसमें ताजमहल बना, ये भी कुछ खराब नहीं, खूंखार नहीं था एकदम। वो तो कला संस्कृति का प्यारा था, गान बाजना और ये सब चीज को लेकर। लेकिन शाहजहां का बेटा औरंगजेब भयंकर, अपने बाप तक को नहीं छोड़े, लेकिन उसका बेटा भयंकर, ये औरंगजेब भी पूरा एकदम काला कर दिया, इतना भयंकर ना, खूंखार, क्या बात। उसके बाद तो खत्म होना ही था, खत्म तो होना ही था, इस तरह से थोड़ी ना चलेगा। उसके बाद धीरे धीरे खत्म, फिर ब्रिटिश आ गया ना, मुगल खत्म, ब्रिटिश आया। ब्रिटिश उसी में से एक लास्ट मुगल किंग जो था, मुगल बादशाह, लखनऊ में रहते, उसको ब्रिटिश आने के बाद उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बहादुर शाह जफर, उसी का वंशज था, जिसको कोलकाता में खिदिरपुर में जहाज करके गंगा नदी में पूरा फैमिली समेत भेज दिया, और एक खिदिरपुर में वहां पर एक बड़ा सा जमींदारी जैसे घर दे दिया, बोले अपने फैमिली समेत इधर रहो और फैमिली चला। फिर वो सोचा कि इतना बड़ा फैमिली कैसे चलाएंगे, बिरयानी खाने का तो नॉर्मल क्रेज था ही, चावल का तो महंगाई बढ़ रहा था, फिर नॉर्मल चावल में बिरयानी बनाना, और बिरयानी में चिकन देने का भी पैसा नहीं था, तो फिर बिरयानी में आलू यूज करना चालू, एंड दैट इज द रीजन कोलकाता की बिरयानी में आलू दिखता है। भारत के किसी भी कोने में जाओ, लखनऊ चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, तो उनकी बिरयानी में आलू नहीं दिखे। बिरयानी में आलू सिर्फ कोलकाता वाला बिरयानी में मिलता है, और इसका मेन रीजन वो जो मुगल वंशज जो इनको भेज दिया गया, ब्रिटिश लोगों ने तलपी तलपा समेत इधर भेज दिया ना, उसने ये तर्क। चलो वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको जस्ट एक कहानी बता रहा हूँ। मैं बोला ना अभी मैं कुछ देर के लिए हिस्ट्री टीचर बन जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, फिर लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस अंडर द लीडरशिप ऑफ टोडरमल, ये अकबर का सेनापति था टोडरमल, ठीक है। लैंड रिफॉर्म माने सबके लिए जमीन का भाग होना चाहिए। जैसे लैंड रिफॉर्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न डे में मैं कम्युनिस्ट के बारे में नॉर्मली अच्छा बात नहीं करता, हमारे पश्चिम बंगाल में सीपीए नॉर्मली मेरे को अच्छा नहीं, मैं अच्छा कम बोलता हूँ, लेकिन एक अच्छा काम ये लोग किया, जो गजब ही काम किया है पश्चिम बंगाल में। 1977 में जब कांग्रेस का सरकार खत्म हुआ, तो पश्चिम बंगाल में सीपीएम का सरकार चला, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। 34 साल राज किया। पहले 5 साल में गजब काम किया लैंड रिफॉर्म, जो अकबर ने किया उस जमाने में। क्या लैंड रिफॉर्म किया कि जमींदारी सिस्टम खत्म किया, और सबको ऐसा नहीं कि सिर्फ जमींदार के पास ही जमीन रहेगी, सबका है, सबके लिए जमीन होनी चाहिए। ये जमींदारी सिस्टम ब्रिटिश लोगों ने चालू किया था, उससे पहले सबके लिए सब कुछ था। ब्रिटिश तो भेदभाव करता था ना, सामंत प्रथा बोल के एक प्रथा था ब्रिटिश पीरियड में, जानते हो सामंत बने, जो किसी भी भूमि का मालिक बना देता था, अपनी लोगों को लूटने के लिए बोलता था। जैसे सिंपल बात है, मान कि मैं ब्रिटिश हूँ, तू सामंत है, तेरे को एक जागीर दे दिया है, अब तेरे को बोला कि नहीं पूरा जमीन तेरा है, अब तू यहाँ का जितना भी आम आदमी है उनके उनसे काम कराना और ब्रिटिश के खजाना भरना। तेरे को पावर मिला,
तो अपने लोगों को लुटता गया। फिर क्या हुआ, समाज में भेदभाव चालू किया। तू मान की वर्ण में क्षत्रिय है, तो लोगों के मन में लगा देखो क्षत्रिय खराब है, हमारे साथ भेदभाव करता है। और तेरा कोई सलाहकार है मान ब्राह्मण है, तू भी उसको पैसा देके खरीद के रखा। फिर लोगों के क्या मतलब निकला कि ब्राह्मण क्षत्रिय मिलके वैश्य समाज को लूट रहा है। फिर तुम बिजनेसमैन से तुमको फायदा हुआ, फिर वैश्य शूद्र और ब्राह्मण क्षत्रिय और ब्राह्मण एक हो गया, फिर शूद्र समाज को लूटने लगा। मैंने पूरा एकदम चेन बाय चेन समाज सिस्टम को ही एक दूसरे के खिलाफ कर दिया ताकि उनका राज चले। इसीलिए ब्रिटिश जमाने में कहा जाता है ईस्ट इंडियन कंपनी, डिवाइड एंड रूल करो। ठीक है, कहा जाता था कि ब्रिटिश जमाने में सूरज कभी अस्त नहीं होता, सन नेवर सेट। नहीं मतलब इतना उसका मतलब परचम लहरा था ना चारों तरफ। और जिधर गया ये जो आज पैलेस्तीन और इसका झमेला देख रहे हो, इसमें भी ब्रिटिश ही है। इसका भी ये जड़ उन्हीं लोगों ने बना के गया। समझ रहे हो सर? अरे आप लोग कहाँ हो सब, इतिहास सुन के माथा तो खराब नहीं हो गया? जो भी हो, एक समझ में तो आ रहा है ना कि देश में पॉलिसी जब जब जैसा रहा उसके ऊपर देश डिपेंड करके देश का पूरा हिसाब किताब। आप सोच रहे हो कि देश तो ऐसे ही हवा में बन जाता है, नहीं सर, देश पॉलिसी से बनता है। तो इंडिया अंडर चाणक्य, मैंने प्राचीन काल में, इंडिया अंडर ब्रिटिश, मैं आपको बता रहा था जमींदारी सिस्टम। ये देखो, दे इंट्रोड्यूस जमींदारी सिस्टम टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम द इंडियन पेजेंट्स। मैंने बोला है, मैं अपने मन से कहानी नहीं बना रहा, मुझे इतिहास नॉलेज, इतिहास का पता है तभी बोल रहा हूँ। ये जो जमींदारी सिस्टम ब्रिटिश लोगों ने चालू किया, पहले हमारे देश में जमींदारी सिस्टम नहीं था, सबको अपना हक कम मिलता था। एक के पास इतना जमीन क्यों हो, ये सीपीएम ने आके खत्म किया। क्रेडिट गोज टू सीपीएम। सीपीएम से सीख के सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिफॉर्म लाया 1955 या 1958 लैंड रिफॉर्म एक्ट। मैंने बंगाल में सीपीएम ने जो लाया वो बाद में पूरा इंडिया में लाया, और इसीलिए सीपीएम 34 साल राज करते। एक अच्छा काम, तुमको क्या दे सकता है। फिर इंडिपेंडेंस के बाद, ऑलरेडी सीपीएम का तो बात कर ही दिया आपको। इंडिपेंडेंस के बाद देश में 5 ईयर प्लान चालू, 5 साल का नीति। हर 5 साल में देश के डेवलपमेंट के बारे में डिसीजन लेना। 5 ईयर प्लान, 1951 से 56, फिर 56 से 61, इस तरह से हर 5-5 साल में नीति बनेगा, और उस नीति में देश के डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाए, और उसमें डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाएगा। ठीक है, लाइसेंस के बारे में, हर चीज के बारे में। यही ब्रिटिश के पॉलिसीज ऑफ द 50s एंड 90s। ये देखो यहाँ पर एक पूरा दिया हुआ है कि जैसे 1990s में, मतलब मेरा, हम लोग के टाइम, मतलब हम लोग जब जन्मे थे उस टाइम का, ठीक है, क्या बोलता है, उस टाइम पे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी था, सोशलिस्टिक इकोनॉमी विद डोमिनेंट पब्लिक सेक्टर, सरकारी कंपनी ज्यादा होता था। फिर आ गया डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक गवर्नेंस, इकोनॉमिक प्लानिंग चालू हुआ, मार्केट मैकेनिज्म चालू हुआ। मार्केट मैकेनिज्म माने अब धीरे धीरे बाजार चालू हुआ, बाजार माने प्राइवेट बिजनेस को भी मौका मिलने लगा। फिर प्रॉब्लम क्या हो गया, इकोनॉमी क्लोज था, तो फॉरेन इकोनॉमी में फॉरेन का पैसा चाहिए था, देश के अंदर पैसा नहीं था। ये जो 90s के टाइम पे देश का पैसा बन नहीं रहा था, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा, तो बाहर से पैसा लाने का जरूरत पड़ी। लेकिन इंडियन इकोनॉमी को डर था कि क्या फिर से ब्रिटिश ना, मैंने एक ब्रिटिश तो चला गया, अब वापस कोई दूसरा ब्रिटिश ना आ जाए। इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद अमेरिका बोला था कि इंडिया को दे दो, 30 साल में बना देंगे। तो उन टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन था, जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी इतना बोका थोड़ी है, इतना मेहनत से गद्दी मिलता है। नहीं, फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं ठीक है। ये अमेरिका आया था जब भारत बना था, क्योंकि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहिए ना यूनाइटेड नेशन वगैरह का, तो अमेरिका आया था, अमेरिका बोला था। और अमेरिका तो लास्ट 200 साल में अगर वर्ल्ड में कोई भी कंट्री सबसे रिच बना तो अमेरिका ही है। अमेरिका बोला कि हमें 30 साल दे दो, हम इंडिया को डेवलप करके दे देंगे, लेकिन 30 साल हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, और बदले में जो फायदा है वो हम अपने देश में लेके जाएंगे। खजाना है भाई कुबेर का, कुबेर का खजाना है भारत, आज भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा, खजाना कुबेर का।
अब अमेरिका को नेहरू बोला नहीं नहीं, इतना दिन 200 साल ब्रिटिश का सहे, अब आम आदमी नहीं सहेगा, कुछ भी हो जाए। लेकिन फिर भारत को खाने का नहीं मिल रहा, रोटी नहीं था भारत में, व्हीट प्रोडक्शन खराब था, वर्ल्ड वार में इंटरनेशनल मार्केट में भी व्हीट नहीं था। फिर एक कॉन्ट्रैक्ट बना सर PL480, अमेरिका बोला ठीक है हम आपको गेहूं देंगे, पर नेहरू जी ने बोला कि नहीं नहीं, नॉर्मल में नहीं लेंगे, क्योंकि नॉर्मल लेंगे तो फिर आपको फायदा देना पड़ेगा, इंडिया में कोई जगह देना पड़ेगा, कुछ बिजनेस देना पड़ेगा, लोन दे दो। हाँ नेहरू लोन लिया, अब चेक करो PL480 मिलेगा आपको, कॉन्ट्रैक्ट का नाम है PL480। पापा को या मम्मी को पूछना या दादा दादी को पूछना 65 में क्या हुआ था, जब इंडिया चाइना वॉर चल रहा था, ठीक है, जब इंडिया पाकिस्तान का फर्स्ट वॉर चालू हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, उनको पता है क्या होता था ना, रोटी मिलता था, अमेरिका से रोटी आता था, अमेरिका गेहूं देता था तो जाके इंडिया में गेहूं मिलता था। इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम था PL480, मिलेगा आपको, गूगल करना मिल जाएगा, ठीक है। अब PL480 के चक्कर में ये लोन चुकते चुकते 1999 हो गए थे, ये लोन बहुत देरी से चुका, तो भारत को खाने को भी नहीं मिलता था, ऐसा भारत देखे सर, वो भी 99 तक। शायद आप लोगों का जन्म नहीं हुआ था, आप लोगों के जन्म से पहले ही खत्म हो गया, पर मेरा जन्म तो हो गया। ऐसे मेरे को भी पता नहीं है ये वाला एक्सपीरियंस, बट जब मेरा पापा छोटा था मैं सुना हूँ तब इस टाइम पे ये सब था। तो देश को खाने के लिए अमेरिका के पास भीख मांगना पड़ा, कम रेट में लोन की तरह लेना पड़ा। तो ये इसके बाद इंडिया को पैसा चाहिए था, तो इंडिया ने इकोनॉमी को ओपन किया। इस टाइम पे हमारे देश में फाइनेंस मिनिस्टर थे 1992 में मनमोहन सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर थे। नरसिम्हा राव का गवर्नमेंट था, उन्हें प्राइम मिनिस्टर दी कंट्री, और फॉरेन मिनिस्टर थे बीजेपी से, जनता दल था, बीजेपी नहीं था, अटल बिहारी वाजपेयी। ये भी एक दिन था। भारत मिली जुली चल रहा है पर बहुत मुश्किल से चल रहा है, सेंसिटिव इश्यूज। देश का इकोनॉमी ओपन करना है तो डर लग रहा है कि कोई फिर से फॉरेन का पैसा आएगा, फिर फॉरेन इकोनॉमी कंट्रोलिंग ना कर ले, फिर से एक दोबारा ब्रिटिश ना हो जाए, डर डर के ओपन हुआ। खोलना ही था, नहीं खोलते तो मर जाते। अगर इंडियन इकोनॉमी को ओपन ना करते, फॉरेन का पैसा ना आता, इंडिया का चीज बाहर ना जाता, मर जाते हम लोग, ऐसे ही मर जाते हैं, भूख के मर जाते हैं। ऊपर से पाकिस्तान इधर बदमाशी कर रहा है, पाकिस्तान आज कश्मीर इतना अलग कैसे, कश्मीर में आतंक इतना क्यों बढ़ गया, वही टाइम है 90s, कश्मीर के लोगों के साथ जो खराब हुआ, जिस तरह से वहां पर आतंक घुसाया गया पाकिस्तान की तरफ से, क्यों? क्योंकि इंडिया ठीक से कश्मीर को देख नहीं पा रहा था, और वहां के लोकल के बीच में जहर भरा गया, फिर अपनों के बीच में फिर मारपीट, हिंदू मुस्लिम कर दिया बिना मतलब का, सब अपने आए। वहां के लोकल लोगों में कोई ऐसे भेदभाव नहीं, लेकिन वो होता है ना सर, माइंड को वॉश कर देना, फिर भेदभाव करके वहां पर कश्मीर में ना एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर, इस तरह से कश्मीर हाथ से निकल रहा है, क्योंकि भारत से देखो खाने को नहीं मिल रहा है, पूरे भारत में मुश्किल है, तो कश्मीर कैसे संभाले। फिर धीरे धीरे इकोनॉमी स्ट्रांग हुआ, आज जाके 2019 में आके मोदी जी आया, तो जाके कश्मीर में कंट्रोल आया। समझ में आ रहा है सर, इकोनॉमी ऐसे स्ट्रांग नहीं बनता, टाइम लगता है, लेकिन पेशेंस भी चाहिए होता है, प्रॉपर पॉलिसी चाहिए होता है। नेहरू जी कितना गलती कर दिया, कश्मीर को स्पेशल पावर दे दिया, क्यों? 377 क्यों दिया स्पेशल पावर? नेहरू देख रहे कि हम तो एक नॉर्मल भारत ही नहीं संभाल पा रहे, कश्मीर कैसे संभाले? लैक ऑफ लीडरशिप सर, कुछ भी बोलो आप, सिचुएशन बोलो, जो भी बोलो, लीडरशिप लैक है, थोड़ा और दम दिखाना चाहिए। क्या आज भारत में प्रॉब्लम नहीं है? क्या आज के भारत में प्रॉब्लम नहीं है? फिर भी मोदी जी कर तो रहे हैं ना, अब जो कर रहे हो तो मानना पड़ेगा। कल अक्षय कुमार का एक इंटरव्यू आया, बोले किसी भी कंट्री में जाते हैं, जब एयरपोर्ट में चेकिंग होता है, अक्षय कुमार डायरेक्टली बोल रहे, तो कोई कोई उसको पूछे कि आप मोदी का बड़ा प्रचार करते हैं, बोले नहीं नहीं, मोदी का प्रचार मैं क्या करूं, आप कभी विदेश जाओ, जब आपको वो जो इमिग्रेशन में जब आपका चेकिंग होगा ना, तब आप बस आपका इमिग्रेशन में देखेगा ना इंडिया, तो वो थोड़ी ना अक्षय कुमार को जानता है, अक्षय कुमार को हम लोग जानते हैं, वो थोड़ी ना हर देश पॉपुलर होंगे। जैसे फॉरेन चाइना का कितना एक्टर को तुम जानते हो, सिवाय वो एक
वो जो कैराटे वगैरह का मूवी करता है, क्या नाम, जैकी चैन जैकी चैन। तो अक्षय कुमार तो बोलते हैं कि अच्छा यू आर फ्रॉम मोदीज कंट्री, सब ऐसे बोलते हैं सर, आप मोदी के देश से आए हो। ये है आज का भारत का पहचान। हर कोई, अब देखा नहीं G20 का, देखो G20 का देखो एक बार, अरे कोई मोदी को पाना चाहता है, क्या है पता नहीं, मोदी गर्लफ्रेंड है क्या सबका। लेकिन तुम देखो एक बार, मैं सीरियसली मैं देख रहा था, जैसे इससे पहले भी तो देश में प्रधानमंत्री बनाया है, लेकिन आज आज क्या भारत बहुत डेवलप हो गया, बहुत पैसा आ गया भारत के पास, लेकिन उम्मीद बना है, वो चारों तरफ ना एक पहचान बना है, एक एनवायरनमेंट बना है। नहीं तो इतना सारा टॉप लेवल कंट्रीज का नेता आके मोदी के साथ इस तरह का प्यार मोहब्बत क्यों करना चाहिए। सिर्फ चाइना नहीं आया जलता है, चाइना नहीं आया सर, जिंदगी नहीं आया, जल के मारे, बाकी सब आए, इवन कनाडा वाले भी आए वो भी जलता है, लेकिन वो भी आया, इग्नोर नहीं करता। ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो, वो भी आया। अगर जलन होता ना तो किसी और को भेज देता, चाइना नहीं आया तो आना तो पड़ेगा, किसी को तो भेजना पड़ेगा, तो भेज दिया था फॉरेन मिनिस्टर को। लेकिन खुद आने का एक अलग ही बात है। देखो कभी G20 का मीटिंग देखो, आप सोच नहीं सकते गांधी का जहां पर, गांधी जी का जहां पर ये है क्या बोलते उसको, समाधि, दिल्ली में, वहां पर सबको लेके गया, तुम सीन देखना यूट्यूब में मिल जाएगा तुम। वहां पर सारे कंट्रीज का जितना G20 वाला मेंबर है सब तो है ही, साथ में जो गेस्ट कंट्रीज है अफ्रीका, बांग्लादेश, ठीक है, सबको लेके गया। फिर गांधी जी का जो स्मारक है वहां पर सबको जूता खोल के, ठीक है, जैसे हमारे देश में नियम है, सब नंगा पैर सामने गया, चारों तरफ गाने हो रहे जो महात्मा गांधी जी सुनते थे ना, रघुपति राघव राजा राम, हाँ, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, ठीक है, चारों तरफ गाना हो रहा है और सब भी ऐसे खड़ा होके गांधी जी को ऐसे नमन कर रहे हैं। तो एक बंदा यूट्यूब में कमेंट करता है, ये मोदी कर सकता है कि सारे लीडर को गांधी के सामने नमन करा रहे हैं। हाँ, तो सही है, मजाक नहीं, मेरे को पढ़ते हुए ना रोना आ रहा था, आंख से आंसू आ रहा था, इमोशन आ रहा था सच में। हम कितना फॉरेन मिनिस्टर के पास जाके नमन करके रोते हैं, बाकी देश भी तो है, उनका भी तो नेता है। गांधी के समाधि के ऊपर सारे कंट्रीज का, टॉप लेवल कंट्रीज का लोगों को लाके नमन करते, इससे बड़ा लीडरशिप क्या हो सकता है। पॉकेट में पैसा हो ना हो, रुतबा होना चाहिए, इसको बोलते ना वो क्या बोलते हैं, स्वैग, मुमकिन। मैं इसलिए फैन नहीं बनता, देखता हूँ तो मेरे को सच में लगता है कुछ तो हो रहा है, तो जो भी हो चेंज हो रहा है, लेकिन ये चेंज आज चालू नहीं हुआ था, इसके पीछे मनमोहन सिंह का दान है, फाइनेंस मिनिस्टर के हिसाब से। हाँ, एज ए प्राइम मिनिस्टर ही इज नॉट केपेबल टू हैंडल ऑब्वियसली, क्योंकि कांग्रेस उनको करने नहीं दिया, यूपीए, लेकिन चालू तो उन्होंने किया था उस टाइम पे एज ए गुड पॉलिसी मेकर्स, लोग याद करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को एज एक्सटर्नल मिनिस्टर्स, एज ए प्राइम मिनिस्टर भी अटल बिहारी बहुत ही पॉपुलर। तो ये उस टाइम से, अब धीरे धीरे देखो लिबरलाइजेशन चालू, लिबरलाइजेशन माने इंडिया धीरे धीरे लिबरल होने लगा, नैरो माइंडेड कॉन्सेप्ट से अभी बाहर के देशों के साथ एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, आज देखो आज पूरा अफ्रीका भारत को चाहता है, पूरा अफ्रीका, पूरा साउथ अमेरिका भारत को चाहता है, यूरोप का आधा यूरोप चाहता है, आधा क्या पूरा रशिया चाहता है। मैंने एक प्रॉब्लम है यूरोप में, रशिया वर्सेस बाकी यूरोप। अब भारत का मुश्किल क्या है, भारत रशिया को गले लगा के रखा है, और आधा यूरोप, यूरोप के साथ रशिया का प्रॉब्लम है, तो इंडिया थोड़ा फंस जा रहा है। सिर्फ एक ही एनिमी बचा है, एक तरह से देखा जाए भारत का, दैट इज पाकिस्तान को तो एनिमी नहीं मानेंगे, उसको छोड़ो, वो बच्चा है, वो चिल्ला रहा है, 2 दिन में बंद कर देंगे उसको, ठीक है, चाइना एक ही है। जापान के साथ हमारा बहुत, और कोरिया के साथ जानते हो रिश्ता क्या है, कोरिया का जो रानी है वो राम जी के वंशज है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, पढ़ के देख लेना। जब राम मंदिर का जहां पर ये है हुआ ना सर, वहां पर जब ये किया गया तो कोरिया से लोग आया था, कोरिया के राज किंग फैमिली से, उसको देखने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अयोध्या में राम जी का घर है। अब आप बोलोगे कोरिया के साथ अयोध्या का क्या था,
अब वो चीज जब पढ़ोगे नहीं तो पता कैसे चले, जानो किस। मैंने कोरियंस बेसिकली मानते हैं दे आर फ्रॉम डिसेंडेंट ऑफ राम, या फिर इनका कोई यहाँ का कोई रानी है जिनका कोरिया में शादी है। चलो दैट्स अ डिफरेंट कांसेप्ट, बट फिर भी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि देश एक अलग ही सिचुएशन में आ गया। हम लोग काफी इतिहास पढ़ लिए, आज में आ गए। आज का क्लास इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम लोग ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एक्चुअल में हुआ कैसे है इसके ऊपर बात करें, ठीक है सर। समझ में आ गया? किससे कहानी करते करते बहुत कुछ देखते हैं। नेक्स्ट दिन पॉलिसी निकालते हैं, एग्रीकल्चरल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। थैंक यू सर। ऑनलाइन वाले आप लोग क्या हो सर, कहाँ हो, सो गए? गप्पे सुनते सुनते। क्रेश हो जाएगा से, गोमिशा। हाँ सर। ओके सर, सर आज इतना ही।